हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार मुझे बताएं कि आवाज आ रही है बढ़िया से? सब कुछ क्लियर है? क्लियर? ठीक। गुड मॉर्निंग बच्चा लोगों। और चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। और अपनी चर्चा में जाने से पहले एक बात कहूँ आप लोगों से कि जैसे मान लीजिए 10 मिनट लेट हो जाता है, या 5 मिनट, या 12 मिनट, 13 मिनट, इतना ही होता है, इससे ज्यादा कभी नहीं होता है। तो उस 10 मिनट में आप क्या क्या कीजिए। आज से एक आपका टास्क रहेगा कि जैसे मान लीजिए 9 बजे आप ठीक क्लास में आ जाइए, और 9 बजे अपना जो कल का हिंदू रहा करे उसको रिवाइज करने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। केवल 10 मिनट रिवीजन लिख लीजिएगा। कल से सबको ही करना है। ठीक 9 बजे आपको, जैसे ही आप आएंगे, अगर मैं 9 बजे स्टार्ट कर देता हूं तो कोई बात नहीं, उस दिन रिवीजन नहीं होगा। लेकिन जिस दिन भी 10 मिनट लेट, उस दिन आपका एक रिवीजन पिछली क्लास का होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा टाइम जो है मैनेज रहेगा, क्योंकि टाइम सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज जिस विषय पर सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आजकल एक इकोनॉमी में एक टर्मिनोलॉजी बहुत तेजी के साथ एंट्री कर रही है, प्रवेश करती जा रही, और उसे हम कहते हैं ऑटोमेटेड इकोनॉमी। शब्द को पकड़िएगा, यानी आज ये शब्द, एक बार आप मुझे कमेंट करेंगे क्या आप पहली बार सुन रहे हैं ऑटोमेटेड इकोनॉमी? मैं ये नहीं, ऑटोमेशन आपको पता है, आपको सारी चीजें पता है, लेकिन ये टर्म ऑटोमेटेड इकोनॉमी, क्या ये टर्म आपको पता है? पता है, बहुत अच्छी बात है। जैसे आप डिजिटल इकोनॉमी पढ़ते हैं, जैसे सामान्य इकोनॉमी आप पढ़ते हैं, वैसे ही आज एक कॉन्सेप्ट आपको ऑटोमेटेड इकोनॉमी का सिखाने जा रहा हूं। और इसका संबंध इसी पहले टॉपिक से है, जो आपके सामने द हिंदू में आया हुआ है। एक रिसर्च है, अनसीन लेबर एक्सप्लॉयटेशन। दो शब्द लिखे हुए हैं, यानी अनसीन लेबर, एक ऐसा श्रमिक जिसके काम को देखा नहीं जा रहा है। एक्सप्लॉयटेशन, अगर उसके काम को देखा नहीं जा रहा है, नंबर वन, तो उसका शोषण हो रहा है। नंबर दो, अगर उसके काम को देखा नहीं जा रहा है तो शोषण हो रहा है, लेकिन नंबर दो, जो बेचारा वो काम कर रहा है उसके लिए उसे पर डे जो वेज मिलता है, वेतन मिलता है, वो बहुत कम मिलता है। इन दो रूपों में उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और यह हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं? द हिडन ह्यूमन कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत बढ़िया टॉपिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मानव लागत। तो ये जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऑटोमेटेड इकोनॉमी आज पूरे विश्व को लीड कर रही है, जिसे हम एआई बेस्ड इकोनॉमी कह सकते हैं। तो ऑटोमेटेड इकोनॉमी अब इकोनॉमी का नया चेहरा है, और इस नए चेहरे में मानव की कीमत कैसे लग रही है, यह विषय हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसका एक रेफरेंस तो जीएस पेपर 3 इकोनॉमी आएगा ही आएगा। एआई और इकोनॉमी का रिलेशन हो तो आपको पता ही पता है। पहली चीज कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, और इसमें अगर टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन हो जाए इन चारों चीजों से, तो उत्पादन बढ़ जाता है। और एआई स्वाभाविक रूप से उत्पादन बढ़ाने में सक्षम है। क्यों सक्षम है? क्योंकि वो चाहे किसान हो, यानी प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोग हो, सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में, या इनके जो भी सहायक क्षेत्र होते हैं उन सब में, जैसे बैंक और कहीं पर भी। तो आपको पता है कि अगर एक किसान को उसके खेत का सारा डेटा पता है, तो वो बेहतर ढंग से उस डेटा के आधार पर, और उस डेटा का एनालिसिस भी पता है कि भाई हमने पिछले साल कितना इनपुट डाला था, यानी बीज, उर्वरक, पेस्टिसाइड्स जो भी होते हैं, हमने कितना डाला था, कितनी हमारी कॉस्टिंग आई थी, इसके बाद जो है हमें कितना आउटकम मिला। तो सब कुछ, यानी इनपुट, आउटपुट। तो अगर ये डेटा किसान के पास है तो अगली बार उसे डिसीजन लेने में आसानी होगी कि नहीं? हर एक चीज उसके सामने क्लियर हुआ कि नहीं? यानी उसे बैंक से
लोन लेने में भी आसानी होगी, होगी कि नहीं, उसी को सिर्फ पता है हर चीज। तो इसे बोलते हैं इन्फॉर्म्ड एग्रीकल्चर, यानी सूचित कृषि। तो डेटा आपको सूचना देगा, उसके आधार पर आप सब कुछ करेंगे। तो वही चीज यहाँ पर ऑटोमेटेड इकोनॉमी, बट इसमें श्रम की लागत है। तो अब से इकोनॉमी। दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इस पर रेगुलर हर वर्ष ही प्रश्न रहेंगे, बताने की जरूरत नहीं, चाहे आपका यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बिहार हो, या कोई भी अदर स्टेट का एग्जाम हो मेरे प्यारे बच्चों। पॉइंट इज क्लियर? अच्छा, थोड़ा सा ये ब्लर कर रहा है क्या बच्चों? कैमरा थोड़ा सा ब्लर कर रहा है क्या, कि ठीक है? हल्का सा, क्योंकि नया कैमरा है। ठीक है, बीच में भी हल्का सा ब्लर हुआ था। ठीक है, चलो ठीक। अब ठीक है, ठीक है। वो बीच में मुझे लग रहा है कि ठीक। तो ये हुआ, यानी यह विषय जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कोई भी प्रश्न आएगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों में हिडन ह्यूमन कॉस्ट आज से एक पॉइंट जुड़ जाएगा। और शायद ये टॉपिक आपके लिए पहला टॉपिक होगा जो आप इस टाइप का पढ़ने जा रहे हैं। कमेंट करते चलें, जिससे क्या होता है, क्लास इंटरैक्टिव बनती है। ठीक है, क्लियर बच्चे? तो हिडन ह्यूमन कास्ट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की छिपी हुई मानव लागत आज आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, और यही पॉइंट आपको दूसरों से 1 मार्क्स ज्यादा दिलवाएगा। तो ये हो गया जीएस पेपर 3। फिर इसके बाद जीएस पेपर 4 अगर हम आते हैं तो जीएस पेपर 4 में एथिक्स। आज आपको इसका एक एथिकल एंगल लेंगे, स्वाभाविक रूप से तकनीकी नैतिकता। एक प्रश्न याद करिए इमैनुअल कांट साहब का। कितने बच्चों को ये प्रश्न याद है? जब मैं बोल दूंगा तब आप मुझे बताना कि हाँ सर मुझे याद था। इमैनुअल कांट का एक स्टेटमेंट आया था कि मनुष्य को हमेशा साध्य मानना चाहिए, यानी कि एंड मानना चाहिए, उसे साधन नहीं मानना चाहिए। ठीक है ना? यही प्रश्न था ना, यूपीएससी ने पूछा था इमैनुअल कांट का स्टेटमेंट, कहा था कि भैया आज की रेलिवेंसी इसकी बता दो। तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं। ये जो आप हिडन ह्यूमन कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए हिंदू का लेक्चर जो इंपॉर्टेंट होता है वो इंपॉर्टेंट, ठीक है, अच्छी बात है। और आपको ये भी सोचना होगा कि रिजल्ट होने ना होने में आप में बहुत थोड़ा सा अंतर, चूंकि ये सारी चीजें आर्टिकल में कहीं डिस्कस नहीं है कि इमैनुअल कांट का ये स्टेटमेंट। अब आपका अगर मेंटर सभी सब्जेक्ट में समान कमांड रखता है तभी जाकर के चीजें निकल के आती है। इसीलिए आप लोगों को बस जो दे रहा हूं, सुबह सुबह आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरने के लिए कह रहा हूं कि सही आदमी पकड़ो, बस लगे रहना। अब आप स्वयं विचार करो, क्या इसमें कहीं से भी इमैनुअल कांट का स्टेटमेंट एंट्री सिंपल कोई भी पढ़ रहा है तो उसके दिमाग में आएगा? नहीं। लेकिन जो एथिक्स पढ़ाता है उसे पता है कि उन्होंने कहा था मनुष्य को हमेशा साधन नहीं साध्य समझना चाहिए, यानी ह्यूमन को हमेशा मीन्स नहीं एंड समझना चाहिए, यानी मनुष्य ही सब कुछ है ऐसा मान करके आप काम करिए, मनुष्य का गलत इस्तेमाल मत करिए। और यहां पर जो हिडन ह्यूमन कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पढ़ रहे हैं, एआई में जो लेबर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्या ये इमैनुअल कांट के इस प्रिंसिपल का वर्तमान संदर्भों में एक उदाहरण है कि नहीं, कि वो कहते हैं कि मनुष्य को साध्य मानो, लेकिन यहां पर मनुष्य को साधन माना जा रहा है। लिखेंगे क्यों? तो ये जीएस पेपर 4 एथिक्स और इसके साथ तकनीकी नैतिकता आज आपको पढ़ाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट जीएस पेपर 4 का। तकनीकी नैतिकता ए से तो बताने की जरूरत नहीं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेनेशिया भी है, चैलेंजेस भी है। आज से ध्यान से सुनिएगा, आज से एक ए से आपको पर डे हर एक टॉपिक का 2 ए से, 1 या 2 ए से दूंगा। तो आज एक ए से भी इस विषय पर रहेगा, बहुत बढ़िया सा, और प्रीलिम्स। और यहां पर जो ए से रहेगा, ये ए से इसलिए आज एक इनोवेशन करने की कोशिश की, जो ए से फाउंडेशन बैच है हमारा, ऑब्वियस अभी स्टार्ट होने जा रहा है बिहार पीसीएस के मेंस के बच्चों के साथ। तो फाउंडेशन की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन
जो वर्तमान में चर्चित मुद्दे हैं, यहां पर हम ऐसे का टाइटल बताते जाएंगे, जिससे कि जो बच्चे फ्यूचर में ऐसे पढ़ना चाहें उन्हें ये पता रहे कि ये बंदा यूपीएससी का ऐसे पढ़ाता है, बिहार पीसीएस कैसे पढ़ाता है, और टॉपिक भी उनको पता लगता चले और आप सब प्रैक्टिस भी करते चले। तो यहाँ से एक ऐसे, दो ऐसे जो भी मुझे रेलिवेंट सबसे ज्यादा लगेंगे किसी भी टॉपिक में, वो दिए जाएंगे, लेकिन वो सब हमारे फाउंडेशन में इन डिटेल कराए जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, यानी ये जितने ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे, आज से ही वो हमारे ऐसे फाउंडेशन के बच्चों को पीडीएफ फॉर्मेट में पूरा कंटेंट मिलेगा। समझाना मेरा काम, वो अलग चीज है। और प्रीलिम्स के लिए एआई पर जो भी प्रश्न बनेगा उस पर हम बातचीत करेंगे। तो पहला टॉपिक आपके सामने आता है। मुझे लगता है कि आप सब इतने डिस्कशन में ही टॉपिक को समझ गए। एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे मैंने जो यहाँ पर आपसे कहा। यानी देखिए, हर किसी भी टॉपिक में मेरे प्यारे आप लोग, एक चीज पहले मैं आपसे बात, आप भी हमेशा कहते हैं, खासकर जो पर्सनल मेंटरशिप बच्चे वो रेगुलर कनेक्ट है उनकी तरफ से आता रहता है, तो ज्यादा आउटपुट मिल रहा है। सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। टाइम मैनेजमेंट क्या, टाइम मैनेजमेंट ना हो पाना सबकी समस्या है। यानी ऑप्शनल भी पढ़ना है, प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा सिलेबस है, बार बार रिवाइज करना। ये देखो, एक तरफ से सरसरा के कमेंट आएगा तो समस्या है। तो ये मैं जो शुरुआत में इतना डिटेल में बोल देता हूं ना, यहीं पर आप चाहे स्मार्ट हैं तो टॉपिक को खत्म कर सकते हैं। देखिए मैं खुद कह रहा हूं, जबकि कोई भी ऐसा कहेगा नहीं, टीचर चाहेगा कि बच्चे एकदम बिल्कुल एक एक लाइन पढ़े, एक एक लाइन सुने, नहीं। जो बिगिनर्स हैं उनको तो सुनना पड़ेगा, जो नए हैं। लेकिन जो कई सालों से पढ़ रहे हैं, आप चाहें तो यहीं से आप काम चला सकते हैं। कैसे? इस टॉपिक में मैंने क्या क्या डिस्कस किया भैया। जो एआई है, एआई जो आपको और हमको, हम जो इमेज मांगते हैं, जो वीडियो उससे क्रिएट करने को कहते हैं, जो उसको हम टेक्स्ट बनाने को कहते हैं, वो सब कुछ कर देता है। वो कोई भी रॉन्ग कमेंट हो उसको भी डिलीट कर देता है। ये सारे काम हमें लगता है ये मशीन कर रही, जी नहीं, ये काम मनुष्य करते हैं। भारत और कीनिया और ऐसे ही अफ्रीकी और अन्य एशियाई देशों के यूथ, ये सारा काम वो करते हैं। और वो घोस्ट वर्कर हैं, उनके बारे में कभी कोई चर्चा ही नहीं होती। शायद आप भी ताज्जुब होंगे, आपको लगेगा ये सब काम मशीन करती है। नहीं जी, ये सब काम मनुष्य करते हैं, बट होता मशीन के थ्रू से लगता है कि मशीन कर रहा है। कंटेंट मॉडरेशन का काम आदमी करते हैं। तब आदमी जब करते करते चले जाते हैं, एआई उसको सीख लेता है। लेकिन पहले आदमी ही करते हैं। जो आदमी करते हैं वो मजदूरों से भी बदतर हालात में है। अभी आपको दिखाता हूं उनका वेतन, उनकी सैलरी $1 से $2 पर डे। अब आप चिंतन कीजिए। तो यही मैंने बताया, इमैनुअल कांट साहब आ गए, सारी चीजें आ गई, और इसी के साथ मैंने एक शब्द दिया था, ऑटोमेटेड इकोनॉमी। तो ऑटोमेटेड इकोनॉमी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इकोनॉमी, और उसके कुछ हिडन ट्रुथ जिसके बारे में हमने बात कर ली। अब इतने से ही आप चाहें तो इस पूरे टॉपिक को संभाल सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब होता है कि स्मार्ट बनिए, कम टाइम में ज्यादा आउटकम निकालने की कोशिश कीजिए। हाँ, लेकिन जिनका बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर वो तो पूरा डिटेल जाइएगा, नहीं तो बंद। ये उन बच्चों के लिए जो 3-4 साल से पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद हेल्थ केयर सेफ बनाने पर एक टॉपिक है भारत में प्रत्येक भारतीय के लिए। ऑब्वियस है, जीएस पेपर 2 शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन, सोशल जस्टिस में। जीएस पेपर 4 इथिक्स। इथिक्स में आप क्या पढ़ेंगे? आज आप पढ़ने जा रहे हैं मेडिकल इथिक्स, यानी चिकित्सीय नैतिकता। क्या पढ़ने जा रहे हैं? चिकित्सीय नैतिकता। और ऐसे पढ़ने जा रहे हैं हिप्पोक्रेटिक ओथ, या हिप्पोक्रेटिक ओथ से एक मैंने स्टेटमेंट लिया है और उसका एक ऐसे बना दिया है। और ये ऐसे भी हमारे फाउंडेशन के लिए ही होगा। यानी अब जो फाउंडेशन के बच्चे होंगे ऐसे में, उन्हें बड़ा एडवांटेज मिलेगा कि जो भी अब दुनिया में चर्चा में है इस समय, उस पर भी ऐसे करा दूंगा। तो इससे एक ऐसे की प्रैक्टिस हो जाएगी और सारी चीजें, क्योंकि इसका कंटेंट मैंने बना लिया है, वो भेज दिया टीम को। तो ये रोज का रोज इकट्ठा होता जाएगा। इसलिए ये मत सोचेगा कि ये कहीं से भी ये प्लान कमजोर पड़ेगा। यानी इसको मैंने, अब आता है फंडिंग, माइक्रो फाइनेंस, सूक्ष्म वित्त पोषण। तो माइक्रो फाइनेंस, जैसे आप छोटे छोटे काम के लिए उधार लेते हैं एनबीएफसी से, और वहां जो समस्या आ रही है कि डिफॉल्ट हो जा रहा है, ईएमआई का जो कल्चर चल पड़ा है, तो माइक्रो फाइनेंस यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण। जीएस पेपर 3
समावेशी विकास माइक्रो फाइनेंस यानी सूक्ष्म वित्तीय समावेशन का एक महत्वपूर्ण टूल, एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। तो एक तो ये हो गया फाइनेंशियल इंक्लूजन की दृष्टि से। इसके अलावा जीडीपी को बढ़ाने की दृष्टि से, चूंकि माइक्रो फाइनेंस अगर कोई व्यक्ति उधार लेता है, कंज्यूमर है, तो मार्केट में डिमांड करता है, उस डिमांड से फिर आपको पता है सप्लाई साइड मजबूत होती है और जीडीपी बढ़ती है। तो इकोनॉमी के दो यूनिट यहां पर हमेशा आएंगे। जीएस पेपर 2। अच्छा, अब आप लोगों को एक चीज और मजा आ रहा होगा कि नहीं मजा आ रहा होगा कि अब आप हर चीज को जोड़ पा रहे होंगे। अगर आप बिस्किट भी खरीदने जा रहे हैं, तो जब आप बिस्किट खरीदते होंगे तो आपको एक इकोनॉमिक समझ में आता होगा, अच्छा यार मैंने एक पैकेट पार्ले जी खरीदा है, तो मैं हूं कंज्यूमर, यानी मैं कंजम्पशन कर रहा हूं। अब मैं एक पैकेट अगर पार्ले जी खरीदा, तो अब क्या होगा, एक पैकेट पार्ले जी की डिमांड वहां पर नोट हो जाएगी कि भाई एक पैकेट पार्ले जी की डिमांड। अब इसका मतलब एक पैकेट पार्ले जी बनाया जाएगा, बनाने में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज लगेगा। इसका मतलब सप्लाई साइड डिमांड साइड एक साथ मेरे एक पैकेट बिस्किट खरीदने से मजबूत होगा और इकोनॉमी चल पड़ेगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? चिंतन कीजिए आप। भाई मुझे तो होता है, मैं कुछ भी खरीदूं, चाय पी रहा हूँ, कॉफी पी रहा हूँ, कहीं पर भी बैठा हूँ, सिनेमा का टिकट खरीद रहा हूँ, हर चीज में यही समझ में आता है। तो इकोनॉमी बड़ी बड़ी अच्छी चीज है। अगर आप इसको महसूस करने लग जाए, पढ़े ना, महसूस करने लग जाए, तो आप, तो हम लोग सूक्ष्म वित्त, फिर ए से और प्रीलिम्स, इन विषयों पर बातचीत। ऐसे का मतलब जैसे माइक्रो फाइनेंस अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है, तो क्यों है ऐसा? क्योंकि यूपीएससी आपसे कहता है ना कि कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। तो जो बीकर सेक्शन है वो गरीब है, पूरे देश की समृद्धि पर संकट, चूंकि सरकार को बहुत सारा पैसा अपने बजट का सब्सिडीज पर इनके लिए खर्च करना पड़ता है, इनके हेल्थ के लिए, इनके एजुकेशन के लिए, इनकी हर चीज के लिए, इनके खाने के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए। जो पैसा इंफ्रा में खर्च होना चाहिए वो सोशल वेलफेयर स्कीम्स में खर्च होता है। तो कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खर्च। तो ऐसे में इन गरीबों को मुख्य धारा में लाने के लिए माइक्रो फाइनेंस आप देख सकते हैं। तो एसे में भी आ गया, और बाकी प्रीलिम्स माइक्रो फाइनेंस पर हम लोग। फिर इसके बाद आज का मेरा जो पर्सनल सबसे फेवरेट टॉपिक है बच्चों, ये सब टॉपिक तो ऐसे थे कि इसमें मैं घुसा, यानी इमैनुअल कांट जब मेरे दिमाग में इस टॉपिक को पढ़ते हुए, देन फिर मुझे लगा टॉपिक की कीमत है। अदरवाइज बहुत आसान टॉपिक है, इसको मैं 5 मिनट में आपको बता के छोड़ देता कि इतना इतना यूज कर ले। आज का मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है ये वाला, इंडियाज मिस्ड फाइनेंशियल बेट। ठीक है ना? ये विषय है गुजरात गिफ्ट सिटी के ऊपर, जिसे हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के रूप में डेवलप कर रहे हैं, या उसके माध्यम से हम ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनना चाहते हैं। किस चीज का ग्लोबल फाइनेंशियल हब? फाइनेंशियल सर्विसेज का, वित्तीय सेवाओं का। तो आप कहेंगे सर इस पर पहले भी पढ़ा चुके हैं। जी पढ़ा चुका हूं, लेकिन आज बहुत बढ़िया से इसको मैंने बनाया है। आज आपको सिखाऊंगा कि ग्लोबल फाइनेंशियल हब क्या होते हैं, गिफ्ट सिटी कैसे ग्लोबल फाइनेंशियल हब है, और यहां पर जो वित्तीय सेवाएं दी जाती है, उन वित्तीय सेवाओं में क्या क्या शामिल होता है। आप कहेंगे सर ये भी आप पढ़ा चुके हैं। हाँ भाई ठीक है, ये भी पढ़ा चुके हैं। तो फिर अब आप कह रहे हैं कि पर्सनल फेवरेट क्या है, आज इसको हम जीएस पेपर 3 के इन्वेस्टमेंट मॉडल, जीएस पेपर 3 के इन्वेस्टमेंट मॉडल के एंगल से पढ़ाने जा रहे हैं। याद रखिएगा, पहले जो पढ़ा था तो मैंने वो यूनिट लगाई होगी 100%। जीएस पेपर 3 की एक यूनिट है ये इन्वेस्टमेंट मॉडल। लेकिन जैसे हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन पढ़ते हैं, जैसे हम निम्न पढ़ते हैं, ठीक है, तो स्वाभाविक रूप से ये जो वैश्विक वित्तीय सेंटर के रूप में आप, ग्लोबल फाइनेंशियल हब के रूप में आप डेवलप होना चाह रहे हैं गुजरात गिफ्ट सिटी इन के माध्यम से, तो ये एक इन्वेस्टमेंट मॉडल है। यानी इस मॉडल के थ्रू आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं। आप कहेंगे सर आपने ऐसा कैसे डेवलप कर लिया, क्या इसके पीछे कोई लॉजिक था, या आपको लगा कि चलो भाई यूपीएससी बच्चे हैं, मुझे तो लेक्चर लेना, मैं पढ़ा देता हूँ? क्या नहीं, इसके पीछे लॉजिक, आज का आर्टिकल वही लॉजिक देता है कि हम तमाम कोशिशों के बाद भी
सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, इनके मुकाबले इन्वेस्टमेंट प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और फिर वो चैलेंजेस बताए गए हैं इंडिया को इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब बनने की दृष्टि से। क्या चैलेंजेस हैं, यानी क्यों हांगकांग, सिंगापुर, दुबई ये वैश्विक वित्तीय सेवाओं के केंद्र बनते जा रहे हैं और भारत अभी भी इसमें पिछड़ा हुआ है। यही पूरा डेटा एनालिसिस किया गया है। आई होप आप समझ गए। तो ये इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट मॉडल के रूप में आज डिस्कस करो। जीएस पेपर 2 ऑब्वियस है, गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीतियां, इसको लेकर के जो है तो वो आप डिस्कस का हिस्सा होगा ही होगा डिस्कशन का। ए से भाई अगर ऐसा हो गया तो करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूव, आप कुछ अच्छा करिए तो कुछ सुधार के उपाय बताऊंगा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं विचार, जैसे इस साल 2025 में पूछा था थॉट, तो विचार ही तो है ये। इंडिया को फाइनेंशियल हब बनाना एक विचार है। तो बहुत सारी चीजें, और प्रीलिम्स के लिए हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। फिर इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस की तरफ चलेंगे तो ये टॉपिक आपके सामने आता है, कार्बन एमिशन फ्रॉम फाजिल फ्यूल कंपनीज। भैया यानी जो कंपनियां फाजिल फ्यूल से चल रही हैं उससे कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। आप कहेंगे सर इसमें कौन सी नई बात है, तो आप हम लोगों को भी पता है और आप भी पढ़ाते हैं, चलो अच्छी बात है कि जो कंपनियां जीवाश्म ईंधनों से चलेंगी तो स्वाभाविक है वो कार्बन एमिशन करेंगी। चलो पॉइंट इसके लिए तो क्यों पढ़ा रहे हैं आज बेटा एक रिसर्च यार, अद्भुत, सच बता रहा हूं। इन अखबारों को तो मैं इतना आनंदित महसूस करता हूं यार, आपको मैं बता नहीं सकता कि जब सुबह उठ के आप अच्छे अच्छे आर्टिकल पढ़ते हो तो और चाय की चुस्की लेते हुए है, सच लोग कहते हैं कि सुबह उठो, मॉर्निंग वॉक जाओ, और ये वो भी अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है सुबह उठो, अखबार खोलो और अच्छे अच्छे आर्टिकल, क्योंकि हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, हम लोग सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं, गांव के स्कूलों से पढ़े हैं, तो स्वाभाविक ये सब चीजें हम सीख कहाँ सकते हैं। हम मैं आईआईएम करना चाहता था, आईआईएम से आपको पता ही होगा, मैंने आईआईटी कानपुर में पब्लिक पॉलिसी में मैंने कोर्स के लिए एडमिशन किया, जिसकी फीस पर साल पर ईयर 11 लाख रुपए थी। तब भी मैंने कहा मैं कर लूंगा, 2 साल का कोर्स था और इंटरव्यू कॉल भी हुई मेरी, लेकिन फिर इंटरव्यू में फेल रहा क्योंकि उन्होंने कहा कि आपका 12th में मैथमेटिक्स नहीं था। तो अब क्या ही बताया जाए, जबकि मल्टी डिसिप्लिन एजुकेशन की बातचीत की जा रही है। परमात्मा, एक बार फिर कोशिश करूंगा, देखता हूं। तो यहां से मुझे पढ़ने को मिलता है बच्चों, यार ये बार बार ना ब्लर कैसे हो जा रहा है बच्चों, 1 मिनट के लिए ये बीच बीच में ना हल्का सा ब्लर हो जा रहा है। 1 मिनट रुकिएगा, इसको ठीक कर लिया जाए। ये मिश्रा जी बीच बीच में ना ब्लर हो जा रहा है, मतलब अभी सही चल रहा है। अरे यार चल रहा है ना, सुनिए। हाँ वैसे मैनुअल वर्ड है, मैनुअल है लिखा हुआ रिमोट में नीचे। हाँ तो ये एकदम बैठ जाइए। नहीं कोई बात नहीं, तो मैंने म्यूट कर दिया। हाँ क्या करना है, जहाँ पे पढ़ाते हैं वहाँ खड़ा हो जाइए पहले। हाँ मैं खड़ा हो गया। हाँ हाँ एकदम स्थिर। हाँ अगर फोकस हो गया है, ठीक है, देखिए एकदम क्लीन आ रहा होगा। तो हाँ। वहां ना नीचे रिमोट में मैनुअल लिखा हुआ, उसको दबा दीजिए एक बार। नीचे मैनुअल, हाँ बस एक बार दबा दीजिए। दबा दिया, बस छोड़ दीजिए, अब ब्लर नहीं होगा। ठीक है, ऑटो फोकस करता है, हिलते डुलते हैं ना तो आपका फोटो फोकस करता है। ठीक ठीक, थैंक यू। ठीक है, ठीक हो गया बच्चों, ये थोड़ा फोकस हो रहा था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आनंद, अभी इतना बढ़िया टॉपिक है यार। हीट वेव आपने पढ़ा, हीट वेव आपने पढ़ा क्या यार, शोध क्या है, व्हाट इज द रिसर्च, व्हाट इज रिसर्च, अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। अब आप
जरा इधर देखिए, इस प्रश्न, इस टॉपिक को मैं हट रहा हूं, आप खुद देखिए। शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात, इतना मजा आता, पढ़िए जरा। यानी जो हीट वेव आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप जरा देखिए, इस हीट वेव के पीछे फाजिल फ्यूल कंपनियां जिम्मेदार हैं। अब ये जब पॉइंट आप अपने कॉपी में लिखोगे तो एक बार एग्जामिनर भी सोचेगा ना यार। और ये कॉमन रिसर्च नहीं है, नेचर मैगजीन जो एनवायरमेंट की दुनिया में नंबर 1 पे है, जैसे टाइम मैगजीन है, फोर्ब्स है, वैसे ही नेचर, नेचर मैगजीन की ये स्टडी है। अब आप अगर लिख रहे हैं ऐसे, इकोलॉजिकल कंसिडरेशन, पारिस्थितिक विचार विकास में बाधक हो या आवश्यक नहीं, तो आप क्या लिखेंगे? आप सीधा यही लिखेंगे कि नेचर मैगजीन की स्टडी कहती है कि जीवाश्म ईंधन कंपनियों से जो कार्बन उत्सर्जन होता है उससे हीट वेव और मजबूत होता है। इसलिए इन कंपनियों को इकोलॉजिकल कंसिडरेशन के मूल प्रिंसिपल पर काम करना होगा, एंड सो ऑन जो भी आप लिखना चाहते हैं। एनवायरमेंटल एथिक्स आपसे पूछता है कि व्हाट इज एनवायरमेंटल एथिक्स, क्या है और उसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। जिस पेपर 4 में इसलिए करना चाहिए क्योंकि नई नई चीजें आपको मिलती हैं। तो ये जो आनंद है ना बच्चों, इसका कोई मोल नहीं। और एक आनंद और भी है, और उस आनंद का नाम है मेरी मेंटरशिप। और मेरी क्या मतलब, ये फ्यूचर की सच्चाई है, पर्सनलाइज एडॉप्टिव लर्निंग मेथड। क्योंकि अगर आप देखें, आपने तैयारी स्टार्ट की है, 2-3 बारी 4 बारी फेल हो गए, तो आपने जितना 2-3-4 सालों में बचाया है स्वाभाविक रूप से वो आपका खर्च हो ही जाता है। तो मेरा अपना मानना होता है पर्सनल मेंटरशिप, जिसमें हर एक बच्चे ABC, जैसे अभी की क्लास जो IQ IP मेरी चल रही, वो ABC को एक धरातल पर मानते हुए चल रही कि जितने बच्चे ABCD to Z, सबकी क्षमता इतनी है कि वो ये समझ पाएंगे। लेकिन आप स्वयं विचार कीजिए कि जिसने अभी तैयारी स्टार्ट की, वो IQ IP की कीमत कम से कम समझने में, आप ही लोग कहते हैं 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं। तो ऐसे में अगर ये पहले हफ्ते ही क्लियर हो जाए पर्सनल मेंटरशिप में, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से आप सबके लिए, ये मेरा मतलब यही मेरा विजन है फ्यूचर का, कि सुपर 100, सुपर 200 इस टाइप की चीजें मैं बना करके, अभी वो स्थिति नहीं है, कुछ रिजल्ट अच्छे हो जाए तो साल में, विश्वास करो, केवल जनवरी महीने को, सॉरी, यानी आप मानो 1 या 2 बार एडमिशन लूंगा, उसके बाद फिर पूरे साल के लिए एडमिशन क्लोज कर दूंगा। ये मेरा आगे का फ्यूचर का विजन। अभी तो हर महीने ऐड करना पड़ता है, चूंकि ऑब्वियस खर्चा निकालना होता है। अदरवाइज मेरा ये, आप देख लीजिएगा, जिस दिन टॉप 100 में मेरे 10 बच्चे आ गए, 200 में भी 10 से 12 आ गए, उसी दिन वही पैटर्न स्टार्ट होगा। बट वो बच्चे जो एकदम मेरे हैं, ये नहीं कि वो, और वहीं से मैं स्टार्ट कर दूंगा कि एक कोई डेट रहेगी, 2 डेट रहेगी एग्जाम के 1 साल पहले की, वहां पर एडमिशन लेकर के फिनिश उस साल का, यानी अगर 26 पढ़ा रहा हूं तो वही फिर खत्म, फिर इन्हीं बच्चों पे बार बार काम, और वो इसी के थ्रू होगा, यानी पर्सनल मेंटरशिप के थ्रू, क्योंकि वो कोर्सेज के थ्रू नहीं हो पाएगा। आप लोग भी जब थोड़ा गहराई से विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। और इसको मैंने अब 3 कैटेगरी में कर दिया है। पहले केवल एक ही था, यानी कंप्लीट मेंटरशिप, जिसमें प्री मेंस ऑप्शनल भी होता है, ऑप्शनल होता है, आपका कोई भी ऑप्शनल है वो सारा यहाँ शामिल होता है। ठीक है, अब ये हो गया है, यानी वो तो रहेगा रहेगा, लेकिन अगर केवल प्रीलिम्स में आपको समस्या है, आप कनेक्ट हो सकते हैं, और मेंस में अगर केवल है तो भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। मेंस में ऐसे भी शामिल है, बट ऑप्शनल केवल कंप्लीट मेंटरशिप में ही शामिल है। ये आप लोग ध्यान रखें। और इसमें मेरी सारी, जो बच्चे कंप्लीट मेंटरशिप लेते हैं, मेरी पूरी क्लासेस, आप याद रखिएगा, 2 वर्ष तक, 1 साल की मैं फीस लेता हूं और 1 साल फ्री होता है। अगर आप भूल से चूक गए तो नेक्स्ट ईयर फ्री, यानी आपको इसके तहत जो भी मिला है पिछले साल, वो सारी चीजें आपको फ्री मिल जाएंगी इसके तहत, ध्यान रखिए। तो इसका मतलब ये अपने आप में वरदान है। अगर आप देखोगे उसके हिसाब से मंथली आपका 2 साल का हो जाता है, ये बहुत कम हो जाता है। और इसमें मैं ही आपको मेंटरशिप देता हूं। बाकी बिहार पीसीएस मेंस की कक्षाएं एनरोलमेंट के लिए आप लोग, जैसे कल से बच्चों की कॉल आने लगी हैं, तो प्लीज जिनको भी मुझसे पढ़ना है आप कॉल करते जाइए, हम लोग डेटा बनाते चले जा रहे हैं, जितने बच्चे एक बार आ जाए फिर उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, तो कॉल आप लोग कर रहे हैं,
अभी कोई एडमिशन के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं, आपकी अपनी मर्जी, आप एक बार पहले आ जाइए, सब लोग कॉल करके कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। और सारा कंटेंट इसी पीडीएफ में मिलता है। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा यहां से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। शुरू किया जाए भाई। सारे टॉपिक एक बार आप लोग बताएंगे, क्योंकि देखो भाई ऐप पे क्लास लेने का यही यही मजा, आप सबसे बात होती है। अब एक बार मुझे बताओ कि क्या ये सारे टॉपिक आप लगभग लगभग समझ गए कि नहीं समझ, एक बार मुझे बताएं बच्चों। यानी इसी इतने डिस्कशन से समझ गए, ठीक है। तो बस अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए अब इसका डीप एनालिसिस थोड़ा सा शुरू करते हैं। मैं भी बढ़िया थोड़ा बैठ लूं आराम से, घुटनों को बचा लूं, ठीक। तो टॉपिक आपके सामने आ गया अनसीन लेबर, लेकिन इसका केवल एथिकल एंगल ही आपको लेना है, केवल एथिकल एंगल लेना है, बस दैट्स इट, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप देखें तो दुनिया, यानी पहला जो वर्ड होगा इसको मैं अपने ढंग से समझाता हूं, फिर आप लोग सिलेबस बेटा सेम जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया है, ठीक है ना। साइंस टेक इकोनॉमी और एथिक्स उसी के साथ ये कनेक्टेड है, तो इसमें आपको कुछ बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब देख सकते हैं, यानी 2019 में आपसे ए से भी पूछा था, राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द थ्रेट ऑफ जॉबलेस फ्यूचर और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइज कर रहा था, उस पर आपसे एक निबंध पूछा गया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइज कर चुका, ध्यान से समझिएगा, उस समय राइज कर रहा था 2019 में, अब वो राइज कर चुका है। तो राइज कर चुका है तो ऑब्वियसली अब वहां से एक विषय बनता है, और वो विषय क्या बनता है सर आप देखिएगा, जिसको मैंने मॉडल के रूप में आपको दिया है, अगर ठीक है ना, आप यहां से देख सकते हैं, यानी ये ए से, तो यही ए से जो मैं आप लोगों से कह रहा था, आप जरा देखेंगे मेंस मॉडल ऐसे क्या है, तकनीक की चमक और अदृश्य श्रम का अंधकार, द ग्लिटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द डार्कनेस ऑफ इनविजिबल लेबर, द एथिकल चैलेंज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नैतिक चुनौती। अब आप मुझे बताएं मेरे प्यारे बच्चों, और यहां लिखा हुआ है डे 1, ध्यान से देखिएगा। देखो अब कुछ दिन बच्चों में, टू बी ऑनेस्ट, जो बच्चे मुझे यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऐप पर फ्री पढ़ा रहा हूं ये वाला सेशन, क्योंकि आप लोगों को पसंद है। बहुत बच्चे जो 12th या उसके बाद क्यों पढ़ते हैं, तो आप सब ने कहा था कि सर तो इस वजह से है ये फ्री, लेकिन ऐप पर ही कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी यूट्यूब पर यार बड़ी टीम काम कर रही, कैसे नहीं कर रही, यहाँ पर मुझे किसी टीम की जरूरत नहीं पड़ती, इसका मैं खुद ही अच्छा जानकार हूं। तो आप देखें, जो प्रश्न आपसे पूछा था कृत्रिम बुद्धिमत्ता राइज कर रही थी, मैंने पूछा, तब आपसे यह निबंध पूछा गया, जरा आप देखिएगा, ठीक है। यहां पर आप आइए, कृत्रिम बुद्धि का उत्थान। अब कृत्रिम बुद्धि का उत्थान हो चुका है, तो स्वाभाविक अब कैसे प्रश्न बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो मैंने ऐसे का एक आपके सामने रखा है कि द ग्लिटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द डार्कनेस ऑफ इनविजिबल लेबर, तकनीक की चमक और अदृश्य श्रम का अंधकार। तकनीक तो चमक रही है, कौन सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन उसके पीछे एक घोस्ट लेबर जो पूरी तरह अंधकार में, उनके बारे में कोई बात नहीं करता, मानव का श्रम इस्तेमाल हो रहा है लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता। और यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एथिकल चैलेंज। क्या ये प्रश्न आप सबसे पूछना चाहता हूं, जबरदस्ती का है या आपके अंदर आना चाहिए कि हाँ सर ये नेचुरल प्रश्न आपने बनाया है,
जो 100% थोड़ा बहुत भाषाई परिवर्तन के साथ आपसे पूछा ही जाएगा। तो नेचुरल है कि नहीं, आप स्वयं बताएं। तो ये है यूपीएससी की जर्नी जो आपको और हमको करनी है। डे 1 लिखा हुआ है, ऐसे ही डे 2 जितने भी टॉपिक अब होते जाएंगे और मैं ये समझा दूंगा इसी लेक्चर में क्या लिखना है, बच्चे स्वयं कर सकते हैं। बट इन सब का जो पूरा का पूरा डिटेल होगा वो मेरे एसे के फाउंडेशन कोर्स में होगा। जैसे आप जीएस का फाउंडेशन करते हैं वैसे मेरा एसे का फाउंडेशन कोर्स भी, जिसमें अभी तक नए वाले बैच में मैंने डेमोक्रेसी से रिलेटेड सारे ऐसे करा दिए हैं और वहां पर क्लास रुकी है, पुनः स्टार्ट होने जा रही है, यानी एकदम से नई क्लास। तो ये आपके सामने टॉपिक हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। फिर दूसरा प्रश्न जीएस का बन जाता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एक साधन माना जाता है, प्रश्न मैंने बनाया है, एक मीन्स माना जाता है किसका, ड्राइवर ऑफ इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बहुत सारी चीजें इनोवेट कर सकते हैं और बहुत एफिशिएंट हो सकते हैं। ये सही है, मैं भी इस बात से एग्री करता हूं, परंतु इसके पीछे घोस्ट वर्कर्स नामक इनविजिबल लेबर का एक्सप्लॉयटेशन छुपा होता है। अब ये एक्सप्लॉयटेशन कैसे छुपा होता है वो जब मैं लेक्चर दूंगा तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। फिर एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, यानी मैंने पकड़ ली जीएस पेपर 4 की पहली यूनिट का जो टर्मिनोलॉजी होता है वही मैंने पकड़ लिया यहां पर। और क्या बोला, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, देख सकते हैं टोटल सिलेबस, क्रिटिकली एग्जामिन द एथिकल चैलेंज एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस, यानी नैतिकता और मानव इंटरफेस यानी नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध के परिप्रेक्ष्य में इसके नैतिक चुनौतियों तथा संभावित समाधान की आलोचनात्मक विवेचना की, यानी इसके नैतिक पक्ष। एक बॉक्स आप देख रहे होंगे जो अक्सर इनोवेटिव आइडियाज मेरे होते हैं, वो बोल करके निकल जाता हूं। अब यहां पर मैं बना रहा हूं अपने कलेक्शन के लिए, यानी जो मेरी टीम होगी, इनोवेटिव आइडियाज जो भी मैं देता हूं वो यहाँ पर सारी बातचीत होगी, क्योंकि पर डे कुछ ना कुछ करता ही करता रहता हूं। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न हैं 2025 में से थॉट, विचार। ठीक है ना, विचार एक दुनिया खोजता भी और एक बनाता भी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, एक विचार था जिसने एक दुनिया खोजी और एक दुनिया बनाई। अब वो कौन सी दुनिया खोजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक दुनिया खोजी गई और उसी दुनिया में चीजें बन रही जिसे हम बोलते हैं ऑटोमेटेड इकोनॉमी, जिसका मैंने जिक्र किया। इस हिसाब से आप इसको समझ पाएंगे। तो ये एक विचार है। तो चलिए शुरू करते हैं इस विचार पर पूरी एक गहराई के साथ चर्चा। उम्मीद करता हूं कि यहां से आप बहुत कुछ अपने मन में बैठाएंगे। तो इनोवेटिव आइडिया भी आपको कुछ न कुछ दूंगा ही दूंगा। चलिए ठीक है बच्चों, शुरू किया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले यानी आर्टिकल या एडिटोरियल में क्या था, उसमें ये लिखा गया था कि आजकल दुनिया एक, आप लोग कॉपी पर निकाल लीजिए, ऑटोमेटेड इकोनॉमी की तरफ चल रही, यानी स्वचालित अर्थव्यवस्था, स्वचालित अर्थव्यवस्था। और इस स्वचालित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है यह भी आपको जानना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि मशीनें एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, अपने आप तेज यानी फास्ट, सटीक यानी प्रिसीजन और लगभग बिना किसी मिस्टेक यानी गलती की काम करे, तो उसे हम बोलते हैं ऑटोमेटेड मोड ऑफ वर्क। यानी आजकल दुनिया एक स्वचालित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही, ऑटोमेटेड इकोनॉमी की ओर बढ़ रही है। इसका अर्थ होता है कि मशीनें और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अपने आप तेज, सटीक और लगभग गलती के बिना काम कर रही है। तो ये हो गया ऑटोमेशन। और स्वाभाविक है जब यही प्रक्रिया इकोनॉमी में होने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोमेटेड इकोनॉमी। इसीलिए आजकल ऑटोमेटेड इकोनॉमी का चलन चल पड़ा है। पॉइंट इज क्लियर बेटा।
अब यहीं से आज का आर्टिकल शुरू होता है। आर्टिकल जब शुरू होता है तो अब मैं जो भी लिखूंगा अलग अलग कलर यूज करूंगा, जिससे आपको और क्लियरिटी रहे कि यहां से सर चीजें बदल रहे हैं। तो पहली चीज मैंने ऑटोमेटेड इकोनॉमी आपको समझाई, ऑटोमेशन समझाया। अब इसके बाद दूसरी चीज की तरफ हम चल रहे हैं, जो आज का आर्टिकल है। आर्टिकल कहता है कि यह सच है कि ये मशीनें अपने आप देखने में सब कुछ करती हुई प्रतीत होती है, लेकिन ये मशीनें अपने आप सब कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि ये मशीनें फीड पर काम करती है। फीड यानी जैसे पशुओं को चारा दिया जाता है, हमको और आपको भी फीड चाहिए होता है, बच्चों को भी फीड चाहिए होता है, वैसे इनको भी फीड चाहिए होता है। तो इन्हें यानी इन मशीनों को सीखने और समझने के लिए ह्यूमन लेबर, मानव श्रमिकों का सहारा लेना पड़ता है। और ये जो ह्यूमन लेबर हैं, ये जो श्रमिक हैं, ये ज्यादा अभी समझाऊंगा कैसे लेना पड़ता है। अभी जब ये बोलूंगा तब आप और अच्छे समझ पाएंगे। ये श्रमिक कहां रहते हैं? ज्यादातर गरीब और विकासशील देशों में, डेवलपिंग नेशंस में, जैसे भारत, केन्या, पाकिस्तान, फिलीपींस से आते हैं। और इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, जैसा मैंने बताया, इनको वेज यानी इनका जो वेतन होता है वो बहुत कम होता है, और इनकी चर्चा भी कहीं नहीं होती। इसीलिए इनको एक नाम दिया गया है, घोस्ट वर्कर्स, यानी अदृश्य श्रमिक। क्यों? क्योंकि ये पर्दे के पीछे काम करते हैं, लेकिन इनकी पहचान, आइडेंटिटी और इनके राइट्स, इनके अधिकार सामने नहीं आ पाते, क्योंकि सामने आता है चैट जीपीटी, एआई, डीप सीक और इसी प्रकार के जितने अन्य टूल्स हैं। आई होप आप मुद्दा पूरा समझ गए बच्चों। और जैसे ये मुद्दा आता है तो यूपीएससी भी आप आसानी के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको याद हो 10th 12th में हमें ऐसे हमेशा विज्ञान वरदान भी है, अभिशाप भी है, ऐसा आप पढ़ते हैं ना। तो ये विज्ञान का अभिशाप है, बेन बून विज्ञान का ही अभिशाप है, कर्ष है। आप ऐसा कोई भी साइंस का जो एक नेगेटिव ह्यूमन एस्पेक्ट्स है उसको लिखना चाहेंगे तो वहां पर इसको उठा करके आप चेप दीजिएगा। तो पहला IQIP भी यहां पर रेडी हो गया। बट इसके लिए अब आता है कि मानव श्रम कहां लगता है। हालांकि ये इतना यूपीएससी के बच्चों को जानने की जरूरत नहीं, लेकिन अब चूंकि हम लेक्चर कर रहे हैं तो मानव श्रम जो आपको यहां समझाया गया ऑब्वियस जान लेना चाहिए कि लगता कहां है। तो तीसरी चीज इसमें आ जाती है कि भैया ये मानव श्रम को जरा समझा दो। ये केवल समझने के लिए, आंसर लिखने के लिए आपके बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको वहां जिक्र भी नहीं करना, बहुत डिटेल कंटेंट हो जाता है। तो मानव श्रम कहां लगता है अब आपको ये मैं सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। कहां लगता है मेरे बच्चों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काम करना सिखाने के लिए कच्चा डेटा चाहिए होता है। रॉ मटेरियल पर ये मशीनें ट्रेन होती। अब ये रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ डेटा क्या होता है? जैसे इमेज यानी तस्वीरें, जैसे ऑडियो यानी आवाज, जैसे वीडियो यानी आपको पता है, और जैसे टेक्स्ट यानी मैसेज। तो क्या है, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर काम करना है या मशीन को कोई काम करना है तो उसे सीखना पड़ेगा। सीखेगा किससे? तस्वीरों से, ध्वनियों से, वीडियो से या टेक्स्ट से। इसे हम क्या कहते हैं? कच्चा डेटा। ये जो चारों कच्चा डेटा है मेरे प्यारे बच्चों, इसको श्रमिकों द्वारा मशीन को सिखाया जाता है, जिसे हम एक शब्द के द्वारा प्रोनाउंस करते हैं, डेटा एनोटेशन। बस आप याद रखिएगा, यही सिखाया जाता है, डेटा एनोटेशन। आप कहेंगे सर कुछ और इसके बारे में बता दें? कहेंगे ठीक है भाई, इसको आप ऐसे एग्जांपल से समझिए। यदि किसी पिक्चर में बनाना केला है तो श्रमिक को लिखना पड़ेगा ये केला है, तभी वो पहचान पाएगा। यदि किसी वीडियो में हिंसा है तो लिखना पड़ेगा इसमें हिंसा है, तभी वो मशीन उस कंटेंट को मतलब मॉडरेट कर पाएगी या डिलीट कर पाएगी। यानी ये जो एनोटेशन होता है पहले लोग करते हैं, श्रमिक करते हैं। एनोटेशन मतलब कि अगर ये पेन है तो पहले मैं बताऊंगा एक श्रमिक के रूप में कि ये पेन है, तब मशीन को समझ में आएगा ये पेन है।
यही एनोटेशन बाद में मशीन सीखती है और उत्तर देने लगती है। एक बार ट्रेन हो जाती है कि ये केला है, ये पेन है, तो ऑब्वियस 50 बार लोग पूछेंगे कितना केला, तो बताएगी इतने केला। पिक्चर क्लियर हो गई बेटा? यानी मुद्दा समझ में आ गया। घोस्ट वर्कर कैसे है कि भैया करते ये सब हैं, यानी ये हर एक इमेज, हर एक पेन, हर एक पेंसिल, हर एक सुनील, हर एक आप सब ये पहचानते यही हैं पहले, और जब फीड करा देते हैं तो उसके बाद मशीन 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 मशीन। ठीक है? यानी अगर हम इसको अब एग्जाम्पल के रूप में लेके चले मेरे प्यारे बच्चों, तो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जैसे चैट जीपीटी, क्या लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ना, जेमिनाई, ये जितने भी आप डीप सीक एआई, ये मॉडल तभी सीख पाते हैं जब श्रमिक इन्हें बार बार सिखाते और सुधारते हैं। यानी चैट जीपीटी पर आप जो कुछ भी पूछते, देखिए खूब गलतियां करता है ना, तो जो वो गलतियां करता है बाद में ठीक करता है, तो वहां पर लोग होते हैं जो इसको ठीक करते हैं। यानी इसका मतलब है कि यदि आप मशीन से पूछें कि पीला रंग कैसा होता है, तो मशीन स्वयं उत्तर नहीं दे पाएगी। मशीन तभी उत्तर दे पाएगी जब मनुष्य पहले से उसे उदाहरण देकर समझा देंगे। ठीक है ना? तो इसका मतलब है मनुष्य की बुद्धि से ये चल रहे हैं, मनुष्य के काम से ये चल रहे हैं, लेकिन जो मनुष्य के काम है वो अदृश्य है, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। पॉइंट इज क्लियर? अब थोड़ा और इसके आगे अगर हम बढ़े तो आपको एक चीज और आपके मन में आ सकता है। क्या आ सकता है? कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे सिखाया जाता है, को कैसे सिखाया जाता है। एक बार ये प्रोसेस बता दूं तो ये टॉपिक और क्लियर, चूंकि इस पर निबंध आएगा, इस वजह से मैंने इतना पूरा डिटेल करना जरूरी समझा है। एआई को कैसे सिखाया जाता है मेरे बच्चों, इसके 3 चरण होते हैं। ये नोट्स में भी आपको मिलेगा ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा नोट्स की लैंग्वेज हल्की सी टफ होती है, आपको पता, क्लास की लैंग्वेज इजी होती है। इसलिए जो लोग नोट्स में, आजकल चल रहा है मेरे नोट्स के लिए ना जाने कितनी टेलीग्राम ग्रुप्स बने हैं, शेयर हो रहे हैं, कल मुझे आदित्य सर ने भेजा। नोट से काम कहां चलेगा, मेरी क्लास का जो एनालिसिस होता है वो अलग लेवल का होता है। एआई को 3 चरणों, एनालिसिस सब कुछ है मेरा नोट्स कुछ नहीं। एआई को 3 चरणों में सिखाया जाता है। पहला होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। क्या होता है? सुपरवाइज्ड, एसएल। ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन आप बस जान लीजिए, सुपरवाइज्ड लर्निंग। दूसरा होता है री इन्फोर्समेंट लर्निंग, आरएल, जिसे हम हिंदी में री इन्फोर्समेंट ही कहें तो ज्यादा है, नहीं तो बोलते हैं प्रबलित अधिगम। हिंदी में आप देख लीजिए, भयानक। ठीक है, अब इसको मैं इजी कर दूंगा। और तीसरा होता है फाइन ट्यूनिंग, यानी कि सूक्ष्म समायोजन। क्या होता है? सूक्ष्म समायोजन मेरे प्यारे बच्चों। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आप देखिए, यानी 3 चरणों में हम सिखाते हैं। अब आपको आज ये सीखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो चैट जीपीटी, एआई, जेमिनाई, जितना भी आप यूज कर रहे हैं, ये कैसे आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, इनको कैसे तैयार किया जाता है। यानी आप ऐसा सोचिए कि एआई को कपड़ा पहना, कैसे हम पहनाते हैं, इस एआई को एक मनुष्य मान लीजिए, उसको कैसे कपड़ा पहनाया जाता है, सेम वही चीज आप यहाँ पे समझिए। ठीक है? तो सबसे पहले सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, जो मशीन होती है, यानी जैसे चैट जीपीटी हो गई, इस मशीन को या चैट जीपीटी को बहुत सारा डेटा दिया जाता है। ठीक है ना? जैसे इसको आप ऐसे समझिए, जैसे हम आपको कहें कि आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और फिर आपसे उस एनसीईआरटी से संबंधित प्रॉब्लम दे करके और आपसे मैं पूछूं कि आपको क्या इसका उत्तर पता है, या बच्चों को जैसे हम किताबों से पढ़ाते हैं, वैसे ही सुपरवाइज्ड लर्निंग एक ऐसा स्टेज है जहां पर हम इनको खूब सारा डेटा दे देते कि भैया तुम पढ़ो इसको, यानी आप समझिए पूरा कंटेंट इनको दे दिया जाता है। फिर दूसरा होता है री इन्फोर्समेंट लर्निंग। इसका मतलब होता है कि जब सारा डेटा दिया जाता है, फिर इनसे कुछ पूछा जाता है, उस डेटा पर तो ये गलतियां करते हैं। ठीक है ना? तो इस पहले चरण में गलतियां करते हैं, तो इस सेकंड चरण में क्या करते हैं, यानी यहां पर जो गलती हुई है उसको सुधारते हैं। ये सुधारता कौन है? मनुष्य, यानी हमारे आपके जैसे कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग। ठीक है? जैसे कोई बच्चा आप अपने घर में
इमेजिनेशन कीजिए, लिखते समय गलती करें तो शिक्षक, जैसे आप मुझे अपनी कॉपी भेजे तो मैं क्या करता हूँ, रेड पेन से उसको ऐसे अंडरलाइन करूंगा, इसको ठीक कर लो, इसको, सेम वही चीज ये करता है। तो वो सीख लेता है कि भाई अच्छा ये मुझसे गलतियां होंगी। जैसे मैं खुद ही बेटे रोज हिंदू बनाते समय कम से कम 5 बार 4 बार, किसी किसी टॉपिक में 3 बार, और किसी किसी में तो 7 बार मुझे फीड देना पड़ता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, आर्टिकल कह रहा है ये बात और तुम अपनी तरफ से ये क्या जोड़ दे रहे हो। आपने भी नोटिस किया होगा, आपको भी ऐसा करना पड़ा होगा। फिर अगर आपने यूज किया होगा तो बड़ा बकवास कंटेंट आता है, ये मत समझना कि ये आई बिल्कुल ऐसा हो गया है। अगर स्किल्ड नहीं है तो उस कंटेंट का कोई रोल नहीं। क्या मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, एक बार आप लोग स्वयं बताइए। फिर आता है फाइन ट्यूनिंग, यानी जब मशीन अपनी गलतियों से सीख ले, यानी पहले मिला डेटा, हुई गलतियां, गलतियों को इस चरण में ठीक कर दिया गया, तो क्या हो गया फाइन ट्यूनिंग, यानी मशीन उत्तर देने लगे। तो फाइन ट्यूनिंग यानी अब मनुष्य क्या करते हैं, जो वर्कर होता है उसका आउटपुट देखते हैं, जो आउटपुट आ रहा सही है कि नहीं, सही होने पर स्वीकार करते हैं, और अगर गलत है तो उसको फिर चेंज कर देते हैं। यही सुधार मशीन को और सटीक बना देता है। तो ये 3 चरण होते हैं। इसीलिए आप देखिए, मैं बताता हूं, जैसे अभी मैं एक दिन क्या बना था, कुछ बना रहा था, अगर आप सब भी चैट जीपीटी यूज कर रहे होंगे तो उसमें देखिएगा, मैंने कहा कि यार ये मजा नहीं आ रहा, इसमें ये एंगल होने चाहिए, तुम एंगल पकड़ नहीं पा रहे हो। तो उसने मुझे टाइम दिया और वो मैं समझ नहीं पाया था उसने टाइम। आज जब मैंने सुबह ये आर्टिकल बनाया तब मैं समझ में, अच्छा ये आपने पढ़ा हुआ, उसमें लिख के आता ना कि 20 मिनट के बाद मैं आपको, कृपया मुझे 20 मिनट का टाइम दे। बोलता है कि नहीं बोलता है, कृपया मुझे 20 मिनट का टाइम दे, उसमें लिख के आता है गिव मी सम टाइम। तो मैं पूछता हूँ कि हाउ मच, तो लिखता है कि 20 मिनट, 30 मिनट। और फिर डीप रिसर्च उसमें एक ऑप्शन है, फिर वो करता है और फिर इतना कंटेंट दे देता है कि आपको फीवर हो जाएगा। फिर मैं कहता हूँ फिर बकवास, अबे इतने की क्या आवश्यकता थी भाई, कान कान कौन सी साइट वाइट सब डाल देता है। आज मुझे समझ में आया यार, इसलिए वो 20 मिनट कहता रुक जाओ, क्योंकि वो कोई आदमी होगा उसको ठीक करेगा। ठीक है, हो गया बच्चे। तो ये सारी बातें, अब आता है कि ये जो श्रमिक काम करते हैं इनसे किस प्रकार का श्रम लिया जाता है, यानी श्रमिकों के कार्य का नेचर, नेचर ऑफ वर्क। ठीक है ना, ये जानकारी के लिए, आपकी यूपीएससी के लिए नहीं। ऑब्वियसली कुछ तो सामान्य काम वर्कर करेंगे, जैसे तस्वीर या वीडियो देखकर पहचानना किसमें क्या है, जैसे भीड़ में किसी व्यक्ति को पहचान लेना। लेकिन हाँ सामान्य कार्य, अरे जैसे सामान्य डॉक्टर एमबीबीएस, और अगर आप कोई स्पेशलाइज्ड हो जाए तो सिंपल, तो सामान्य कार्य भी होता है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट का भी कार्य होता है। जैसे डॉक्टर द्वारा मेडिकल डेटा को लेबल करना, या वकील द्वारा कानूनी मसलों को समझना और समझाना, यानी इनके पास सारे वर्कर्स होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो बच्चे आप लोग देते हैं ना, कंटेंट मॉडरेशन, ठीक है ना, यानी अगर कंटेंट खराब है तो उसको हटाओ, उसको ठीक करो। सामग्री संयम इसे हिंदी में बोलते हैं, कंटेंट मॉडरेशन। जैसे इंटरनेट पर बहुत सारी जो हार्मफुल कंटेंट आ जाता है, जैसे पोर्नोग्राफी हो गया, वायलेंस हो गया, हेट स्पीच हो गया, आत्महत्या से जुड़ा कंटेंट हो गया, इसे हटाने का काम यही लेबर, जिन्हें हम कंटेंट मॉडरेटर्स कहते हैं, यही करते हैं। जैसे फेसबुक और यूट्यूब पर लाखों वीडियो रोज डाले जाते हैं, तो इनमें जो आपत्तिजनक सामग्री होती है, इसीलिए आप देखिए जब आप कभी कहते हो कि इसमें हार्मफुल कंटेंट है या आप रिपोर्ट करते हैं, तो रिपोर्ट का आंसर तुरंत, मशीन का काम क्या, मशीन तो तुरंत रिपोर्ट कर दे, लेकिन तुरंत रिपोर्ट नहीं होता। आपको कहता है 3 दिन 7 दिन में किया जाएगा। यही है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपत्तिजनक सामग्री जो आप हटाने का रिक्वेस्ट करते हैं वह मशीन हटाती है, ऐसा आपको लगता है, हमें लगता है, लेकिन वह एक इंसान ने किया है। तो अगर इंसान इतना काम कर रहा है, अब यहां से महत्वपूर्ण हो जाता है आपका जानना कि यानी अब हम जो यूज करें, तो जब इंसान कर रहा है तो मुद्दा क्या, पहला मुद्दा है कि मजदूरी बहुत कम मिलती है, यानी कई बार केवल $2 यानी 150 रुपए प्रति घंटे से भी कम।
ठीक है। दूसरा, स्ट्रिक्ट डेडलाइन होती है, यानी बहुत कम समय में बहुत सारी फाइलें देखनी पड़ती, यानी ओवरबर्डन्ड होते हैं। इसके कारण से इनके मेंटल हेल्थ को रिस्क होता है। अरे भैया, रोज रोज अगर आपको हिंसक सामग्री, अश्लील सामग्री देखने को मिले तो क्या इससे टेंशन, डिप्रेशन और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे हो जाएगा। और चौथा, जो लोग यूज करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये कौन लोग हैं, यानी अदृश्यता एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जनता को यह पता नहीं होता कि इन मशीनों के पीछे लाखों इंसान काम कर रहे हैं। अब यहां से आता है, अब यहीं से नैतिक प्रश्न आता है मेरे प्यारे बच्चों। और वो नैतिक प्रश्न क्या है, जरा देखिएगा। क्यों कहा जाता है, आप ही पूछ सकते हैं, क्यों कहा जाता है जब लाखों इंसान काम करे तो क्यों कहा जाता है कि ये फुल्ली ऑटोमेटेड फीचर्स हैं, पूरी तरह स्वचालित? एक शब्द आप अक्सर देखते हैं, भाई ये पूरी तरीके से स्वचालित है, यानी कई सेवाएं पूरी तरह स्वचालित हैं, ऑटोमेटेड हैं, ऐसा कह करके सेल की जाती हैं। लेकिन सच यह है कि मशीन के पीछे इंसान दिन रात मेहनत कर रहे हो। और जब ऐसा किया जाता है, लिख लीजिएगा, जीएस पेपर 4, बिजनेस एथिक्स व्यावसायिक नैतिकता के खिलाफ हो जाता है। तो इस उदाहरण को आप बिजनेस एथिक्स में, व्यावसायिक नैतिकता में डाल दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल लिख दीजिएगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये कहते हैं कि हमारी मशीन अपने आप हिंसा और अश्लीलता हटा देती है। असल में ये काम हजारों श्रमिक कर रहे होते हैं। और जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा कहते हैं तो यह बिजनेस, व्यावसायिक नैतिकता का उल्लंघन होता है। लिख देंगे, व्यावसायिक नैतिकता, एक पॉइंट आपके सामने। अब इसका ऑब्वियस और एथिकल पक्ष क्या हो सकता है, जब इसके हम और व्यापक प्रभाव पर बातचीत करते हैं। अमीर देशों की कंपनियां मुनाफा कमाती हैं, गरीब देशों के श्रमिकों का शोषण होता है। दूसरा, श्रमिकों की पहचान, आइडेंटिटी और उनकी गरिमा छिपा दी जाती है। तीसरा, ये जो बेचारे काम कर रहे हैं इनके लिए कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड है ही नहीं। और यह नॉर्थ और साउथ के देशों के बीच असमानता को और गहरा करता है। पॉइंट इज क्लियर बच्चों? सबको मजा आ गया? अब आइए जरा इनोवेटिव आइडिया जो इस टॉपिक में नहीं है, ऑब्वियस, यानी अब सुनील अभिव्यक्ति यहां से एंट्री मारते हैं और टॉपिक बनाते हैं आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एथिकल क्वेश्चंस। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नैतिक प्रश्न, ये आज का इनोवेटिव आइडिया मेरा। अब इसमें जो मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा वो यही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अक्सर ह्यूमन सिविलाइजेशन का फ्यूचर कहा जाता है, मानव सभ्यता का भविष्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एफिशिएंसी यानी दक्षता, फिर इसके बाद गति यानी स्पीड, और इनोवेशन यानी नवाचार लाती है, इसलिए इसे मानव सभ्यता का भविष्य कहा जाता है। लेकिन इसके पीछे एक अदृश्य दुनिया, इनविजिबल वर्ल्ड है, और वो है लाखों घोस्ट वर्कर्स का श्रम। लिखने की जरूरत है, आप सबको पता है। यही लोग डेटा लेबलिंग, कंटेंट मॉडरेशन और मशीन ट्रेनिंग का कार्य करते हैं, परंतु ना इनको नाम मिलता है, ना इनको अधिकार मिलते हैं, और ना इनकी गरिमा बनी रहती है। और जैसे ही यह होता है, यानी जो पीछे मैंने टॉपिक यहां डिस्कस किया है उसी को मैंने समराइज कर दिया, और जैसे ये सब होता है वैसे ही एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस यहां आकर के खड़ा हो जाता है। और कैसे? तो सबसे पहले एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में हम जो विषय यहां पर डिस्कस करेंगे वो होगा ह्यूमन डिग्निटी यानी मानव गरिमा वर्सेस इनविजिबल लेबर यानी अदृश्य श्रम।
मानव गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी नैतिकता का एक मूल सिद्धांत है कि मानव का सम्मान होना चाहिए। बट जब मनुष्यों का श्रम, यानी जब मनुष्यों का श्रम छुपाकर मशीन को पूरी तरह स्वचालित, जो मैंने पहले ही बता दिया, फुली ऑटोमेटेड कहा जाता है, तो यह उसी ह्यूमन डिग्निटी का उल्लंघन है, यानी नैतिकता के सिद्धांत का उल्लंघन। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दावा करते हैं कि हमारा सिस्टम अपने आप अश्लीलता हटा देता, जबकि हजारों लोग उस अश्लीलता को हटाने का काम करते हैं। तो यही है मानव गरिमा के नैतिकता के मूल सिद्धांत से विचलन, डेविएशन। तो पहला यानी जो एथिकल डायलेमा, इस पार्ट में हमने इसको, आप नैतिक दुविधा लीजिएगा, नैतिक दुविधा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या एआई के साथ नैतिक दुविधा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, शोषण, एक्सप्लॉयटेशन वर्सेस जस्टिस, शोषण बनाम न्याय। जैसे हम जॉन रॉल्स का प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस पढ़ते हैं, जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत वो क्या कहता है? न्याय का सिद्धांत कहता है कि समाज में लाभ और बोझ का समान वितरण होना चाहिए, यानी जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए और लाभ भी अगर कुछ हो रहा है तो सबको मिलना चाहिए। लेकिन एआई में अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जो प्रॉफिट है अमीर देशों को जाता है और जो लेबर का एक्सप्लॉयटेशन यानी बोझ गरीब देशों पर पड़ता है। तो दूसरा मुद्दा ये होता है। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी वर्सेस हिडन एक्ट, यानी पारदर्शिता बनाम छुपी गतिविधि। यहीं पर आता है कांट, इमैनुअल कांट आ जाते हैं। इमैनुअल कांट क्या कहते हैं? जिसे हम कांटियन इथिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांटियन इथिक्स इसे हम बोलते हैं। हर व्यक्ति को साधन नहीं बल्कि साध्य मानना चाहिए, यही कहते हैं ना, मीन्स नहीं बल्कि एंड मानना चाहिए। लेकिन कंपनियां अदृश्य, यानी कंपनियां श्रमिकों को अदृश्य साधन बनाकर, इनविजिबल मीन्स बनाकर केवल मशीन की सफलता को उजागर करती है। इसका तात्पर्य वो कार्डियन एथिक्स के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रही। और चौथा नैतिक दुविधा इसके अंतर्गत है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी तकनीकी प्रगति वर्सेस मेंटल हेल्थ। इन श्रमिकों को प्रतिदिन, मैंने आपको पढ़ा, हिंसक और अश्लील सामग्री देखनी पड़ती है। इससे डिप्रेशन, टेंशन और आघात होता है। यह हानि न पहुंचाने के सिद्धांत का उल्लंघन है। नैतिकता का एक सिद्धांत है नॉन मेलिफिशियंस थ्योरी, यानी हानि न पहुंचाने का नैतिक सिद्धांत। तो आप देख सकते हैं। तो एक पॉइंट हो गया कि इसमें कौन कौन सी जो एथिकल डायलेमास है वो आपके सामने मैंने क्लियर किया। फिर इसके बाद एक और आता है मेरे प्यारे बच्चों, टेक्नो एथिक्स, यानी तकनीकी नैतिकता। कि भाई तकनीक है लेकिन एक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, इसे हम तकनीकी नैतिकता कहते हैं। तो तकनीकी नैतिकता के कुछ पिलर्स होते हैं, जिसमें पहला होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इसका मतलब कि यही कंपनियों को आप लिखेंगे ये मानना होगा कि उनका सिस्टम पूरी तरह मशीन निर्भर नहीं है। ऐसे में जब मनुष्यों की भूमिका है तो उनको उचित वेतन और उनका मेंटल हेल्थ आप ठीक कीजिए। तो पहला हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी तकनीकी कंपनियों को लेना पड़ेगा। दूसरा ट्रांसपेरेंसी, जनता को बताइए कि एआई के पीछे कितना मानव श्रम है। तीसरा अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, यानी यदि कंटेंट मॉडरेटर कंटेंट की वजह से मानसिक रूप से विचलित हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? यह भी कंपनियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इक्विटी, यानी समानता, वही कि भाई लाभ में श्रमिकों का भी हिस्सा बढ़े। अभी सारा लाभ विकसित देश ले जा रहे, चूंकि मशीन उनकी है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है ह्यूमन सेंट्रिक एआई बनाया जाए। और यूरोपियन यूनियन, यूनेस्को, ये दोनों कहते भी हैं कि मानव हित यानी ह्यूमन इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एआई को विकसित करना चाहिए। आई होप आप समझ गए। तो ये यहां से आप इसको इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर बेटा? बस, और इसमें कुछ भी नहीं। और ठीक है,
अब आप लोग कर लेंगे इसको खूब बढ़िया से, ये सभी प्रश्न कर लेंगे, ठीक है। बाकी पर्सनल मेंटरशिप मैं फिर से कह रहा हूं बहुत बड़ी चीज है, इसको आप धीरे धीरे अपनाइए। और बिहार पीसीएस, बाकी ये मेरे सारे कोर्सेस, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, ये हमारा लर्निंग ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रत्येक भारतीय के लिए स्वास्थ्य सेवा को सुरक्षित बनाना, बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें बहुत, हाँ गौरव राव, बहुत बढ़िया। गौरव ने लिखा है कि गांधी जी का स्टेटमेंट मीन्स आर एज इंपॉर्टेंट एज एंड ऑब्वियस है एज द एंड्स। बिल्कुल सही बात है भाई, गांधी जी का स्टेटमेंट ये है कि जैसा बीज डालोगे वैसा ही वृक्ष निकलेगा, ठीक है ना। सीड और ट्री का रिलेशन जो है वही आपके इस स्टेटमेंट में गौरव निकल करके आता है, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब इस विषय को एक बार आप लोग जरा देखिए फटाफट, एक रीडिंग हमारी 17 सितंबर यानी आज। ये बेटा जो पूरा टॉपिक है इसको आप इस प्रकार से समझिए, फिर आपको समझ में आएगा। और इसका उपयोग हम लोग, जो मुझे लगता है कि जैसे इथिक्स में इसका बेहतर उपयोग हो पाएगा इस टॉपिक का, क्योंकि इस पर डायरेक्ट यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं आएगा। एक पॉइंट आप एग्जांपल के रूप में इंडिया के हेल्थ केयर के समझ जो चैलेंजेस हैं उसमें आप इसको लिख सकेंगे। ये क्या है, मैं इसको सामान्य भाषा में आपके सामने रख देता हूँ, बहुत सरल चीज है। जैसे आपने नोटिस किया जब आप हॉस्पिटल में जाएं, तो हॉस्पिटल में जाने के बाद आपने खुद महसूस किया होगा कि लगता है कि भागो नहीं तो खुद ही बीमार हो जाएंगे, ऐसा महसूस किया है। और अक्सर होता भी ऐसा है कि अगर आप 2-3 चक्कर अस्पताल का मार लीजिए, तो खासकर मैं सरकारी अस्पतालों की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियस है कॉमन की रीच में वही है, यानी कॉमन मतलब जो बहुत बड़ी आबादी, ठीक है। और जब 2-4-6 चक्कर लग जाए तो ऐसा एक चांस रहता है कि आप बीमार हो सकते हैं, खासकर वो जो किसी न किसी बीमारी से प्रभावित है। जो बिल्कुल हेल्दी है वो नहीं, जो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है उसको हो सकता है कि दूसरी बीमारी हो जाए। पॉइंट इज क्लियर, वही विषय यहां पर डिस्कस किया गया। यानी अस्पताल में जो मरीजों को नुकसान होता है, क्या होता है, अस्पताल में जो मरीजों को नुकसान होता है, ये पूरा आर्टिकल उसके बारे में चर्चा करता है कि आप अस्पताल में इलाज कराने गए हैं और आपको नुकसान हो रहा है, यानी आपको आपकी बीमारी और बढ़ जाए या आपको नई बीमारी लग जाए, ऐसा होता है बच्चों। तो जब ये विषय आया तो मैंने क्या यहां पर पकड़ा, मैंने कहा यार ये तो मेडिकल एथिक्स का एक जबरदस्त टॉपिक बन रहा है कि भाई हम तो सुरक्षा के लिए जहां गए हैं वहीं संकट उत्पन्न हो गया। जहां हम सिक्योरिटी के लिए गए थे, हेल्थ सिक्योरिटी के लिए, और वहां क्या हो रहा है, मैं सिक्योरिटी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, और वहां हमारा स्वास्थ्य संकट में आ गया, तो सुरक्षा की जगह संकट की जगह के रूप में बदल गई। तो ये चिकित्सीय नैतिकता का विषय, इसीलिए मेडिकल एथिक्स के 4 प्रिंसिपल आज आपको यहां पर सिखाऊंगा, यही है। और 17 सितंबर आज का दिन पूरी दुनिया विश्व मरीज दिवस मनाती, इसी को ध्यान में रखते हुए
यह टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, इसको मैं एक बार यहीं समझा देता हूँ, ठीक है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देखें इस टॉपिक को तो जो न्यूज यहाँ पर है आपके सामने बन करके आ रही, उसमें क्या कहा जाता है कि WHO की रिपोर्ट है, कोई कॉमन रिपोर्ट नहीं है, WHO की रिपोर्ट है, ये पहली वाली, कि हर 10 में से एक मरीज जो अस्पताल में भर्ती है, जब उसका इलाज हो रहा है, इलाज के दौरान किसी न किसी तरह का उसे नुकसान हो ही जाता है। जैसे आप इसको ऐसे समझें कि ऑपरेशन के बाद पेट में कैंची छूट जाना, इस प्रकार की चीजें, या गलत इंजेक्शन लग जाना। और ओपीडी में तो 4 में से एक मरीज प्रभावित होते हैं। इतनी बढ़िया, 4 में से मतलब मरीज की सुरक्षा कोई छोटी समस्या नहीं है, एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस है, वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है। लिख लीजिएगा ये जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अगर इसको हम इंडिया के रेफरेंस में लेकर के आए, भारत के संदर्भ में लेकर के आए, तो आप इसको ऐसे समझें कि भारत में बीमारियों का बोझ तेजी से अब संक्रामक कम्युनिकेबल से नॉन कम्युनिकेबल की ओर हो रहा है, जैसे कैंसर, डायबिटीज, मेंटल हेल्थ, हार्ट पेशेंट। अब ये जितनी भी बीमारियां गैर संक्रामक है, मैंने बताया इनका इलाज लंबा चलता है कि नहीं चलता, मरीज को बार बार अस्पताल जाना पड़ता है, और अगर सुरक्षा मानक कमजोर हो तो जीवन भर के लिए उसको नुकसान हो सकता है। आप कहेंगे सर थोड़ा बता दीजिए कि क्या क्या खतरे होते हैं, आप लोग खुद भी सोचिएगा। पहला, संक्रमण, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं, क्योंकि वहां ना जाने कितने मरीज घूम रहे हैं ना, तो वहां संक्रमण का खतरा हमेशा होता है। दूसरा, गलत दवा या डोज भी दे दी जाती है, इंजेक्शन या खून चढ़ाने की गलती, अमिताभ बच्चन को आप देखिए हेपेटाइटिस हो गया था, गलत डायग्नोस कर लिया जाता है, गए थे पैर का इलाज करने, हाथ का इलाज कर दिया जाता है, ये तो आपने अक्सर न्यूज पढ़ा होगा। ये हो गया अस्पताल में। अस्पताल के बाहर भी गलत दवाएं दे दी जाती हैं, इलाज या दवा मिलने में देरी हो जाती है, डॉक्टर नर्स पर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, और ऐसे में ये छोटी छोटी चूक भी मरीज की जान के लिए खतरा बन जाती है। तो ये भारत में है, भारत में भी है और विश्व में भी है। ऐसा क्यों होता है? यानी ये WHO की जो रिपोर्ट कहती है, तो ऐसा होता क्यों? तो ये शायद जनसंख्या और डॉक्टर और नर्स का रेशियो, उसमें गहरा असंतुलन है, यानी डॉक्टर व नर्स की भारी कमी, रेगुलेशन और अकाउंटेबिलिटी की कमी, मरीज और परिवार का निष्क्रिय रहना, अस्पतालों पर सुरक्षा मानकों को लागू करने में ढिलाई। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। और अगर ऐसा है तो इसको आप चिकित्सीय नैतिकता की दृष्टि से बस यूज कर लीजिएगा, और मैं कुछ नहीं बताना चाहूंगा। चिकित्सीय नैतिकता में 4 नैतिक सिद्धांत होते हैं। पहला होता है बेनिफिशियंस, ये नोट्स में आपको सब मिलेगा। सद्भाव, बेनिफिशियंस यानी अधिकतम लाभ पहुंचाना। तो जो मरीज आए अगर उनको समस्या हो रही तो इसका मतलब चिकित्सीय नैतिकता के बेनिफिशियंस यानी सद्भाव के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है। दूसरा होता है नॉन मेलिफिशियंस, यानी हानि ना करना, तो इसका मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो हानि हो रही है। और तीसरा हो ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता, मरीज का अपने इलाज पर निर्णय लेने का स्वयं का अधिकार। और चौथा जस्टिस यानी न्याय, सभी को समान और निष्पक्ष स्वास्थ्य सेवा मिले। ये 4 सिद्धांत हैं जिनको अस्पतालों में जो है इस्तेमाल करना चाहिए, याद रखिएगा। अगर ऐसा नहीं होगा, यानी ये चिकित्सीय नैतिकता के 4 सिद्धांतों का अनुपालन नहीं होगा, तो आर्टिकल में कहा गया कि कोविड-19 महामारी अगर आप देखते हैं तो ऑक्सीजन की कमी और गलत दवा से हजारों मौतें हुई थी। ठीक है ना, क्लियर है? जॉनसन एंड जॉनसन का एक जो हिप कूल्हा इम्प्लांट का जो केस था, गलत इम्प्लांट कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये यही सारी चीजें यहां पर। तो
आई होप आप इसको कर लेंगे बेटा। तो इसको यूज कैसे करेंगे आपके सामने, यानी जैसे आप देखिएगा सोशल जस्टिस यानी स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य सेक्टर में जो चैलेंजेस हैं, आप एक चैलेंज बस आप लिख दीजिएगा। एथिक्स मैंने बता दिया, ह्यूमन इंटरफेस, डायमेंशन ऑफ एथिक्स यानी नीति शास्त्र के आयाम, और उसी आयाम में है मेडिकल एथिक्स, चिकित्सीय नैतिकता। ठीक है ना। आपसे जीएस पेपर 2 2024 में पूछा भी गया है, एक देख सकते हैं। क्लियर है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए क्या आपसे पूछ रहा है, आपसे खुद पूछ रहा है कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम को कैसे हम और बेहतर करें और हाशिए पर खड़े व्यक्ति तक भी पहुंचा सके, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो जब आप पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में रिफॉर्म की बात करेंगे तो आप यह भी पॉइंट डालेंगे, मरीजों की सुरक्षा, जो आज आप पढ़ रहे हैं। ठीक है। और ऑब्वियस है, निबंध है, जिस समाज में अधिक न्याय होता है, तो स्वास्थ्य की सेवा अगर सबको मिल रही है तो वो भी न्याय का एक उदाहरण है। ठीक है ना। सामाजिक न्याय, तो आप डाल करके इसको लिख सकते हैं। बाकी और इसमें कुछ भी नहीं, पूरा कंटेंट जो भी है वो आपको मिल ही जाएगा। प्रश्न है, चिकित्सीय नैतिकता के 4 सिद्धांतों के आलोक में भारत में रोगी सुरक्षा की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए, सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उपाय। तो ये मैंने आपको पूरा, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब मेंस मॉडल एसे डे 1 में दूसरा एसे होगा, क्योंकि हेल्थ पर यूपीएससी पूछता है इसलिए मैंने इस पे भी बनाया। तकनीक की चमक और अदृश्य श्रम कांड का, अरे यार ये कहां से आता है, ये मिस हो गया बेटा, पेस्ट नहीं हुआ होगा। इस पर एक एसे मैंने बनाया हुआ है, और वो एसे निबंध है बेटा जो मैंने बनाया हुआ, यहाँ पर पेस्ट नहीं हुआ, अभी आपको नोट्स में मिलेगा। जो चिकित्सा विज्ञान के जनक है मिस्टर हिप्पोक्रेट, ठीक है, ये उनका स्टेटमेंट है। हिप्पो फ्रांसीसी फिलोसफर थे। टू क्योर समटाइम्स, टू रिलीव ऑफन, टू कंफर्ट ऑलवेज, एथिक्स ऑफ पेशेंट सेफ्टी इन अ जस्ट सोसाइटी। फ्रांसीसी फिलोसफर हिप्पोक्रेट की पंक्ति है, जिसे आप हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं कि कभी इलाज करो, अक्सर पीड़ा घटाओ और हमेशा सांत्वना दो, एक न्यायपूर्ण समाज में मरीज सुरक्षा की नैतिकता। ठीक है ना। यानी ये पंक्ति क्या कहती है कि स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य केवल रोग का उपचार नहीं, बल्कि पीड़ा को कम करना और हर हाल में मानव को सुरक्षा व करुणा देना है। यदि उपचार से लाभ कम और हानि अधिक हो तो यह चिकित्सा नहीं बल्कि नैतिक विफलता है। यही इस प्रश्न के स्टेटमेंट में, तो ये अभी आपको नोट्स में ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ लिखा भी हुआ कि डिटेल्ड एनालिसिस इन एशियन फाउंडेशन बैच। अब आता है फंडिंग माइक्रो फाइनेंस, ये भी अच्छा विषय है, जरा एक बार इसको आप देखें क्या है। ये वही है बेटा जो हम और आप लोग ईएमआई लेते हैं, इनकम है 5,000 रुपया और ईएमआई ले रहे हैं 25,000 रुपए की, तो समस्या होगी कि नहीं होगी, जरा देखिएगा डिफॉल्ट। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे माइक्रो फाइनेंस। ठीक है। ठीक है बेटे, न्यूज आ गई आपके सामने, यानी सिंपल है, सूक्ष्म वित्त क्षेत्र। पहले इसको आप समझिए कि सूक्ष्म वित्त क्षेत्र एक्चुअल में है क्या और इसका उद्देश्य क्या। सबसे पहले वहां तक जाने से पहले जीएस पेपर 1 सोसाइटी में गरीबी एवं विकासात्मक विषय, जीएस पेपर 2 गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय, जीएस पेपर 3 समावेशी विकास, और इन सब विषयों पर जरा हल्का सा आत्मचिंतन कीजिए, तब आपको समझ में आए।
भारत में गरीबी बहुत ज्यादा है, आप सबको पता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इसका प्रमाण भी प्रदान करती है। उन्हीं गरीबों को ध्यान में रखते हुए माइक्रो फाइनेंस की व्यवस्था हमारे देश में शुरू की गई, यानी सूक्ष्म वित्त। परिभाषा क्या होती है इसकी? गरीब और निम्न आय वर्ग को छोटे छोटे कोलेट्रल फ्री लोन देना। कोलेट्रल फ्री यानी कि बिना जमानत के, यानी कोई गोल्ड रखे बिना, जमीन गिरवी रखे बिना ऋण दे देना। आई होप आप समझिए, गरीब और निम्न आय वाले लोगों को। और ये महत्वपूर्ण भी है। क्यों महत्वपूर्ण? जब आप यूपीएससी के एसे को देखते हैं 2017 वाला, कि भारत में अधिकतर किसानों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं है, तो आपको समझ में आ जाता है कि रूरल इकोनॉमी को बड़ा करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। और वो काम क्या है? ये कि भाई माइक्रो फाइनेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो सिंपल है, गरीब और निम्न आय वर्ग के छोटे छोटे कोलेट्रल फ्री लोन्स, यही है माइक्रो फाइनेंस। उद्देश्य फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी बैंकिंग सेवाओं को समाज के हाशिए पर खड़े वर्ग तक ले जाना। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए, आप में से अभी एक नाम मुझे दिख रहा है, निकिता सैनी आजमी मलिक। अब निकिता सैनी या आजमी मलिक को 20,000 रुपए का लोन मिला। उन्होंने क्या किया? उस लोन से एक सिलाई मशीन खरीदी और कमाई शुरू कर दी। पढ़ाई भी और कमाई भी। ठीक है, आई होप आप समझ गए। अब आता है कि लोन देता कौन है, कौन कौन सी कंपनी? ऑब्वियस है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, एनबीएफआई, जिसको मैं बहुत विस्तार से पढ़ा भी चुका हूं, वही लोन देती है। इसके अलावा और भी स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, छोटे छोटे बैंक जो गांव और देहातों में काम करते हैं। कमर्शियल बैंक यानी बड़े बैंक जो होते हैं, वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को बल्क में फंडिंग देते हैं। इसके अलावा एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप छोटे स्तर पर सामूहिक बचत और ऋण देने का काम करते हैं। और लगभग 8 करोड़ गरीब परिवारों को यह जो पूरा माइक्रो फाइनेंस आज के समय पे मिल रहा है। परिवार की बात हो रही है, 8 करोड़ व्यक्ति की नहीं बात हो रही। अब क्या हो रहा है? समस्या क्या है? वही समस्या यहां पर आप देख सकते हैं। समस्या क्या है? चूंकि कोलेट्रल फ्री ऋण है, तो आपने क्या किया कि इनकम 1,000 रुपया है, ऋण आपने 3 जगह से उठा लिया। अब आपके ऊपर मतलब बोझ, आप डिफॉल्टर हो गए। आप देख सकते हैं। और एक परिवार के ऊपर जब ऋण भार ज्यादा बढ़ रहा है, तो वह परिवार दबाव महसूस करा। चूंकि ये जो कंपनियां हैं, ये अपना पैसा वसूलने के लिए तगड़े दबाव का, यानी बॉडी बिल्डर्स का भी इस्तेमाल करती। तो ये एक समस्या हो रही थी। लेकिन अब इस स्थिति में सुधार हो रहा है। अब देख सकते हैं सुधार क्यों हो रहा है। ऑब्वियस है, कुछ रिफॉर्म लाएंगे कि भाई अब उन्हीं लोगों को ऋण दिया जाएगा जिनका क्रेडिट स्कोर मजबूत हो। तो कुल मिलाकर के जो यहां पर चर्चा है मेरे प्यारे बच्चों, माइक्रो फाइनेंस की। बस तो माइक्रो फाइनेंस क्या है और यह किस प्रकार से समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस पर यूपीएससी प्रश्न पूछ चुका है। तो क्या आप समझ पाए माइक्रो फाइनेंस क्या है? और ये आप छोड़ दीजिए कि डिफॉल्ट हो रहा नहीं हो रहा, इसको तो आपको ना लिखना है ना कुछ है। जो मैं समझाना चाह रहा था कि माइक्रो फाइनेंस क्या है, इसकी फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या भूमिका, प्लीज एक बार मुझे बताएं। क्या आप समझ गए? ठीक है, तो समझ गए। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक यूनिट 1 सरकारी नीतियां, गवर्नेंस समझ गए हैं। तो बस इसमें और कुछ है नहीं, बताने की मुझे आवश्यकता नहीं। एक बार बताएं आप लोग। ठीक है, वही प्रश्न, भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में सूक्ष्म वित्त की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। क्योंकि एक रिपोर्ट है और कुछ समस्याओं का जिक्र, इस वजह से ये प्रश्न मैंने करा। सूक्ष्म वित्त संस्थानों के सामने आई हालिया चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और क्या सुधार होने चाहिए उसके सुझाव दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको भी मिलेगा, आप इसको उठा करके कर दीजिएगा। इंडियाज मिस्ड फाइनेंशियल बिट, जरा इसको पढ़िए। आज का मैंने फेवरेट टॉपिक अपना कहा था। चलिए देखिए,
हो गया बच्चे? ठीक। अब ये मैं आपको यानी देख सकते हैं हमने अच्छी योजना बनाई थी, गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसका फुल फॉर्म है, जिसे हम ग्लोबली फाइनेंशियल सर्विसेज का हब बनाने की कोशिश, जिसके द्वारा हम फाइनेंशियल सर्विसेज का हब बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो वित्तीय सेवाओं का हब, पहला शब्द ये आपको याद रखना चाहिए। बट अभी तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पा रहा उस मात्रा में जैसी हमें उम्मीद थी। यानी यह एक प्रकार से गिफ्ट सिटी क्या है, जीएस पेपर 3 का एफडीआई यानी निवेश मॉडल है। यानी हम निवेश प्राप्त करने के लिए एक मॉडल के रूप में गिफ्ट सिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया। इसके विपरीत दुबई, सिंगापुर, हांगकांग जैसे शहर ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स बन चुके, हम अभी नहीं बन पाए। अब जरा इस विषय की चर्चा होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था योजना ऑब्वियस है, ठीक है ना। ये देखिए निवेश मॉडल, पहली यूनिट तो हमेशा ही रहती है निवेश मॉडल। तो गिफ्ट सिटी यानी जो फाइनेंशियल हब हम बनाना चाह रहे हैं, एक निवेश मॉडल। गवर्नेंस यानी सरकारी नीतियां किस प्रकार से निवेश मॉडल को आगे बढ़ाने में सहायक है, क्या चैलेंजेस। 2016 यानी आप देख सकते हैं एफडीआई पर आया प्रश्न, लेकिन हालांकि एफडीआई और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कंपेयर को लेकर के आया तो डायरेक्ट इस टॉपिक से कनेक्ट है, लेकिन एफडीआई जब भी, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और हमेशा एफडीआई आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो अब हम इस विषय को जरा विस्तार से आपको समझाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप आज इस विषय पर एक गहरी चर्चा के द्वारा कंटेंट से काफी संपन्न हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप कल्पना कीजिए कि कोई भी बड़ा निवेशक यानी बिग इन्वेस्टर, जैसे अमिताभ बच्चन, आप ऐसे कोई, मतलब अमिताभ बच्चन मतलब इन्वेस्टर्स, कोई बिग इन्वेस्टर, चाहे वो यूएस का हो या जापान का हो या यूरोपियन यूनियन के किसी देश का हो, जब वह दुनिया में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो किस सिटी में करेगा, आप मुझे बताओ। इन्वेस्टमेंट किस सिटी में कोई इन्वेस्टर करना चाहेगा? ऑब्वियस आप कहेंगे सर वहां करेगा जहां उसे कुछ सुविधाएं मिलेंगी जो उसके इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सुरक्षित होंगी। तो वो सुविधाएं क्या होंगी? सुविधा सुविधा फैसिलिटी, यानी इन्वेस्टमेंट करेगा कुछ सुविधाओं पर, फैसिलिटीज पर। पहला, सुरक्षित और तेज लेन देन का वहां इन्वायरमेंट हो। दूसरा, क्लियर रेगुलेशन हो, यानी नियम कानून बहुत स्पष्ट हो। तीसरा, टैक्स में इंसेंटिव्स हो, यानी टैक्स में राहत हो, छूट हो। और इसके अलावा वहां पर एक अच्छी जीवन शैली भी हो लोगों की, स्कूल, हॉस्पिटल्स, हाउसिंग, इंटरटेनमेंट, क्योंकि तभी यहां पर अच्छे लोग काम करने आएंगे। ऐसा ही शहर क्या कहलाता है? ग्लोबल फाइनेंशियल हब, यानी वैश्विक वित्तीय हब जिसे हम कहते हैं। यानी वैश्विक वित्तीय हब क्या है, अब इसको आप समझिए। वैश्विक वित्तीय हब वह शहर होता है, वह शहर है जहां पर इंटरनेशनल लेवल पर, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, बैंकों, निवेश कंपनियों, इन्वेस्टमेंट कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनियों, बीमा कंपनियों और फिनटेक, फाइनेंशियल जो टेक्निकल संस्थाएं होती है, फिनटेक संस्थाओं की एक्टिविटीज यानी गतिविधियां होती हैं, और जहां दुनिया भर से कैपिटल आकर्षित होती है, यानी एक प्रकार से एफडीआई आता है। इसके सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कौन कौन से ऐसे? वह शहर के ऑब्वियस है सिंगापुर, एशिया का सबसे सुरक्षित और स्थिर फाइनेंशियल हब है। दुबई अब बन ही चुका है, टैक्स फ्री और तेज प्रक्रियाओं वाला हब है। हांगकांग चीन और पश्चिमी देशों के बीच एक ब्रिज का काम करता है। लंदन और न्यूयॉर्क ऐतिहासिक रूप से दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स। तो भारत की भी कोशिश यही रही है मेरे प्यारे बच्चों, क्या रही है कि गुजरात की जो गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी को इसी रूप में डेवलप करना। यानी गुजरात के गांधीनगर में भी भारत ने ऐसी ही कोशिश की है
और गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी बनाई है, जिसका टारगेट क्या है, यानी इसी से पता लग जाएगा सिलेबस जो मैंने आपके लिए निवेश मॉडल का जिक्र किया। तो इसका लक्ष्य है पहला मेरे बच्चों एफडीआई आकर्षित करना, इसीलिए मैंने कहा ना गिफ्ट सिटी एक निवेश मॉडल है। पहला लक्ष्य है एफडीआई आकर्षित करना। दूसरा यह है कि जो भारतीय कंपनियां हैं वो विदेश जाने से रुके, इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट करें और भारत को ग्लोबल फाइनेंशियल मैप पर स्थापित करना। और इसके लिए भारत ने क्या किया, यहां पर यानी इस गिफ्ट सिटी में बहुत सारी टैक्स रियायतें दी हैं, एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और इसके अलावा यहां पर नियम कानूनों को सरल बनाया है, ठीक है ना। और उसके लिए नियम कानून बेहतर हो, सरल हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बनाया है, यानी विशेष नियम कानून का एक स्ट्रक्चर बनाया है जिससे कि इन्वेस्टर्स को किसी प्रकार की कानूनी समस्या का सामना ना करना पड़े, जो हो यही हो वही हाथों हाथ उसका समाधान हो इसी सेंटर में। आई होप आप समझ गए हैं। अब इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको समझाऊं कि हमें फाइनेंशियल हब को थोड़ा प्रैक्टिकल ढंग से समझिए, तब इसके चैलेंजेस पर बात करूंगा जो आर्टिकल में बातचीत की गई, तो और अच्छे से समझेंगे। एक बार जरा हम समझते हैं इसमें कामकाज कैसे होता है, ठीक रहेगा। फिर इसके बाद आएंगे चैलेंज, चूंकि चैलेंज बता दूंगा तो फिर वो आपको पता ही नहीं कि कामकाज यहाँ कैसे होता है। जैसे मैं क्लास आपकी ले रहा हूँ, 9 बजे आता हूँ, पहले ये टॉपिक दिया, ये आईक्यू वाईपी किया, तो जब तक आपको यहाँ पर कैसे कामकाज होता है ये पता नहीं होगा तो जो चैलेंजेस हैं उनका सोल्यूशन भी आप ढूंढ नहीं पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कामकाज कैसे होता है समझिए। इसके लिए आपको एक इमेजिनेशन करना पड़ेगा, एक कल्पना करनी पड़ेगी कि एक इंडियन कंपनी है, यानी आईसी मैं लिख रहा हूं, भारतीय कंपनी जिसे हम कहें टाटा स्टील, एक ले लेते हैं टाटा स्टील। अब इसको यूरोप में एक नई फैक्ट्री खोलनी, चुकी ऑब्वियसली कंपनियां ऐसे ही अपना काम करती, यूरोप में एक फैक्ट्री खोलनी, चुकी यूरोप इसका एक बाजार है। अब इसके लिए उसे यानी इस टाटा स्टील को क्या चाहिए, डॉलर में या यूरो में उन्हें क्या चाहिए, बड़ा कर्ज यानी लोन चाहिए। अब सवाल है वह कंपनी कहां से कर्ज लेगी। अगर भारत में लेगी, इंडिया में लेगी तो ब्याज दर ज्यादा है और फॉरेन करेंसी की उपलब्धता भी कम है। अगर वह सिंगापुर या दुबई जाती है तो वहां बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक हैं, जैसे जेपी मॉर्गन है, एचएसबीसी है, स्टैंडर्ड चार्टर है, जो इत्यादि इत्यादि। वहां पर डॉलर हो, यूरो हो, येन हो जैसी विदेशी मुद्राओं में आसानी से लोन मिल जाता है, ब्याज दर कम होता है, प्रोसेस तेज होती है। यही है बच्चे फाइनेंशियल हब, कि हम हमारे यहाँ इसी प्रकार की सुविधाएं दें टाटा स्टील को। तो एक कामकाज कैसे होता है ग्लोबल फाइनेंशियल हब में, समझ में आ गया आप लोगों को कि जैसे एक भारतीय कंपनी, मान लीजिए टाटा स्टील को यूरोप में एक नई फैक्ट्री खोलनी है, तो यूरोप में अगर नई फैक्ट्री खोलनी है तो उसको चाहिए पैसा, कर्जा चाहिए ना, डॉलर में या यूरो में। अब आता है कि कंपनी कहां से लेगी। अगर भारत में लेगी तो ब्याज दर बहुत ज्यादा है, विदेशी मुद्रा की उपलब्धता भी कम है, जितना उसे चाहिए उतना हम दे ही नहीं पाएंगे या रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। लेकिन अगर वही वो सिंगापुर या दुबई जाता है तो क्या होगा, वहां बहुत सारे जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर जैसे इंटरनेशनल बैंक्स हैं, उन्हें कम ब्याज दर पर तेज प्रक्रिया के द्वारा डॉलर, यूरो, येन जिसमें भी वो विदेशी मुद्रा के रूप में लोन चाहे वो मिल जाता है। तो वो कहां जाएंगे, वहीं जाएंगे ना। तो इसी को बोलते हैं यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब के रूप में काम करना है। भैया ये जो काम हमारे लोग टाटा स्टील सिंगापुर में जाके कर रहा है, दुबई में जाकर के कर रहा है, वो काम हमारे गुजरात की गिफ्ट सिटी में हो जाए, ठीक है, ठीक है। इसको एक और उदाहरण से समझिए, तब आप और अच्छे से समझ पाए। यानी दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, यानी गिफ्ट सिटी की तरह दुबई ने भी बनाया दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। आप जरा समझिए,
टाटा स्टील, अब इसी टाटा स्टील का अगला एग्जांपल सिंगापुर से हटा करके दुबई शिफ्ट करते हैं। तो टाटा स्टील दुबई इसके ऑफिस में गई, कहां पर, दुबई के गिफ्ट सिटी में, आप ऐसा समझिए। वहां एक इंटरनेशनल बैंक है, जो मैंने आपको बताया इनमें से कोई भी हो सकता है, जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी, ये सब, उसे $100 मिलियन का लोन ऑफर करता है। ठीक है, बैंक लोन के बदले उस कंपनी के शेयर या एसेट को, यानी टाटा स्टील का शेयर और एसेट कोलेटरल के रूप में रखा जाएगा। कंपनी लोन लेती है और यूरोप में फैक्ट्री लगा देती है। अब देखिए, इस पूरे लेन देन में कहीं भारतीय बैंकों की भूमिका दिखाई दे रही है? कारोबार भारत से होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, ना तो बैंकों की भूमिका है और ना ही कारोबार में भारत की भूमिका है, यानी कारोबार दुबई से हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी बात है। तो गिफ्ट सिटी का लक्ष्य यही है मेरे प्यारे बच्चों, कि भारत चाहता है कि ये सारे काम दुबई या सिंगापुर में ना जा करके गिफ्ट सिटी में, ताकि भारतीय कंपनियां यहीं से सस्ता लोन ले सकें, भारतीय स्टार्टअप यहीं से ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर सकें, और अमीर भारतीय का पैसा भारत में ही रहे, बाहर ना जाए। यानी आप कह सकते हैं इसको पैसे की अंतरराष्ट्रीय मंडी, क्या कह सकते हैं, जैसे सब्जी मंडी होती है ना, वैसे आप इसे पैसे की अंतरराष्ट्रीय मंडी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे अनाज की मंडी में किसान, व्यापारी और खरीदार सब आते हैं, वैसे ही फाइनेंशियल हब में दुनिया भर के बैंक, कंपनी और निवेशक आते हैं, और वहां डॉलर, यूरो, रुपया, शेयर, बॉन्ड सबका लेन देन होता है। तो समझ गए? एक बार मुझे बताएं। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो एक उदाहरण और देता हूं, क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक था सिंगापुर। जैसे मान लीजिए कि आपकी एक कंपनी है, जोमेटो या ओयो, होटल वाले काफी पॉपुलर है। अब इनको क्या चाहिए कि ये अपनी कंपनी को नैस्डैक या सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करना चाहते हैं। कोई भी क्यों लिस्ट करना चाहता है? क्योंकि वहां फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादा हैं और उन्हें इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। ठीक है, और उनको यह भी पता है कि एक तो इन्वेस्टमेंट, ऊपर से वहां के टैक्स के नियम आसान है और मंजूरी भी तेज मिलती है। तो उनको पता है कि यहां हम अपनी कंपनी को जल्दी से लिस्टिंग कराएंगे, मंजूरी तेज है, टैक्स कम है, इन्वेस्टर्स की निगाह पड़ेगी तो वो वहां जाकर के लिस्ट कराएंगे। नतीजा क्या हो, कंपनी को अरबों डॉलर का निवेश मिलेगा। भारत की कंपनियां पर पैसा भारत आने से पहले सिंगापुर के बैंकिंग सिस्टम से होकर गुजरता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब अगर ये मुद्दा समझ में आ गया, तो वही आर्टिकल में कहा गया कि इसमें चैलेंज है। क्या है? भारत ने गिफ्ट सिटी के रूप में कोशिश की, पर दुबई और सिंगापुर में जहां नियम आसान है, भरोसेमंद है, वहीं गिफ्ट सिटी में वही जो इंडिया की समस्या, प्रक्रियाएं धीमी, टैक्स के नियम अस्पष्ट है और जीवन शैली सीमित है। यानी कि जो सुविधाएं दुबई में और सिंगापुर में है, कि मान लीजिए आप इन्वेस्टर हैं या आप स्किल्ड वर्कर हैं, तो दुबई, सिंगापुर में काम करने जाएंगे, क्योंकि आप, आपकी फैमिली की सब कुछ सुविधाएं और लग्जरी दोनों वहां है, वो यहाँ है नहीं। नतीजा, भारत का पैसा भारत में ना रहकर बाहर जाता है, यही कहा गया। हर साल 5,000 से 8,000 अमीर भारतीय देश छोड़कर दुबई या सिंगापुर चले जाते हैं। यही भारत का पैराडॉक्स है, यही वह स्वप्न है जो हमें सोने नहीं दे रहा। 2015 का इसलिए विजनरी डिसीजन लेने का समय आ गया है। एक तरफ भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और एफडीआई का बड़ा डेस्टिनेशन भी है, दूसरी तरफ भारतीय कंपनियां और निवेशक अपना पूंजी निवेश या अपनी पूंजी विदेश ले जाते हैं, क्योंकि वहां माहौल ज्यादा भरोसेमंद है। इसे कहते हैं भारत का वित्तीय विरोधाभास, जो गिफ्ट सिटी में हम देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे का रास्ता यही है कि वही जो कमियां हैं, नियमों को सरल और स्थिर बनाइए, वन स्टॉप क्लियरेंस सिस्टम बनाइए, जीवन शैली सुधार वहां पर करिए, यानी विश्व स्तरीय स्कूल, अस्पताल, एंटरटेनमेंट का सेंटर बनाइए, और डायरेक्ट उड़ान, यानी कि एयर सिस्टम वहां से होना चाहिए, अमेरिका से डायरेक्ट गिफ्ट सिटी, अमेरिका से यूरोप से डायरेक्ट गिफ्ट सिटी।
इसके अलावा गिफ्ट सिटी की वैश्विक ब्रांडिंग करना ताकि निवेशक इसे दुबई या सिंगापुर की तरह पहचाने। तो सिंपल है कि जहां पूंजी को सुरक्षा, सरलता और अवसर मिलेगा वही वैश्विक वित्तीय हब बनेगा। यही विषय मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। एक बार मुझे सब बच्चे बताएंगे यह आज पूरी तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और फिर एक प्रश्न है आपके सामने, भारत की गिफ्ट सिटी को एक वैश्विक वित्तीय हब के रूप में कल्पित किया गया है, यानी इसकी कल्पना की गई, परंतु इसके क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियां सामने आई। वैश्विक तुलना के संदर्भ में विवेचना कीजिए। जीएस पेपर 3 अर्थव्यवस्था, इसका आंसर आपको मिल ही जाएगा। क्लियर हो गया, मजा आ गया। अब आते हैं अगला टॉपिक। यहां एक डेटा दिया गया, केवल डेटा है। नेचर नामक एक बड़ी, आप इसको पढ़ेगा, केवल बस आपको यही, केवल जो फ्रंट का पेपर है यानी जो न्यूज है, इतना ही यूज करना, ठीक है ना? क्लियर बेटा? और स्टार्टिंग में ही मैंने बताया एनवायरमेंटल एथिक्स और इन सब में हीट वेव आप सबको पहले से ही पता, बताने की जरूरत नहीं। बहुत मजेदार टॉपिक है, इसको मैं समझाता हूं बिल्कुल, चूंकि आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। देखिए, हीट वेव आप सबको पता है कि अगर लगातार कई दिनों तक असामान्य ऊंचा तापमान रहे जिससे आपका हेल्थ और एनवायरनमेंट प्रभावित हो, उसे हम हीट वेव कहते हैं। भारत में अगर हम देखें तो मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अगर ज्यादा है तो हम कहेंगे कि हीट वेव है। और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक, और इससे खूब मौतें हो रही हैं। और जिसका रीजन यही है मेरे प्यारे बच्चों। नेचर पत्रिका ने लगभग 180 कंपनियों का डेटा लिया जो तेल, गैस, कोयला और सीमेंट, इन 4 चीजों से जुड़ी हुई है। और यह पाया गया कि एक उदाहरण कि सऊदी की जो अरामको कंपनी है, उसके उत्सर्जन ने 51 हीट वेव को 10,000 गुना अधिक संभव बनाया। यानी इन कंपनियों से जो उत्सर्जन हो रहा है वह ग्लोबल वार्मिंग और हीट वेव का कारण बन रहा है। बस इतना आपको याद रखना है। और इसको बस इतना याद रखना है कि इसका मतलब यह होता है कि क्लाइमेट चेंज में सिर्फ मानवता दोषी नहीं, बल्कि विशिष्ट कंपनियों की सीधी भागीदारी भी सुनिश्चित हो चुकी है। बस आपको ये याद रखना, ठीक है? क्लियर है? बस एक लाइन की, हीट वेव को बढ़ाने में कंपनियों का रोल है जो इन पर काम करती है, यानी तेल, गैस, कोयला, इन पर। और ऐसा नेचर पत्रिका ने कहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है इनके काम से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और हीट वेव बढ़ रहा है। दैट्स इट। बाकी टेक्निकलिटी मत जाइएगा, ठीक है? सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल ही जाएगा। एज ए एग्जाम्पल इसे आपको यूज करना है। शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात, तो कंजर्वेशन में भी आ सकता है। और ऑब्वियस है महत्वपूर्ण भूभौतिक की घटनाएं जैसे हीट वेव पर अगर ज्योग्राफी में प्रश्न पूछ रहे तो वहां भी इसको आप यूज कर लीजिएगा, ठीक है ना? कर लेंगे विस्तार के साथ, ठीक है? इस पर एक प्रश्न भी, फाजिल फिल्म कंपनियों को अब जलवायु परिवर्तन से हुई मानवीय क्षति के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। नेचर पत्रिका। अब आप इस क्वेश्चन का जब आंसर सॉल्व करेंगे ना, पूरा टॉपिक आपकी जेब में आ जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू बच्चों। बाकी ये हमारी पर्सनल मेंटरशिप जिसमें सभी कोर्स शामिल होते हैं, अलग से आपको कोई चीज लेने की जरूरत नहीं होती। और पर्सनलाइज्ड एडॉप्टिव लर्निंग, बिहार पीसीएस मेंस एनरोलमेंट स्टार्ट है। ये हमारे सारे कोर्सेज हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज से हिस्ट्री ऑप्शनल की भी क्लास स्टार्ट है। हिस्ट्री ऑप्शनल लेक्चर 1 आज से स्टार्ट है। आप हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे 2 बजे दोपहर 2 PM, ठीक रहेगा? पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। बहुत बहुत थैंक यू बच्चों।